डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2571 से 2580 तक। इल्यूजरी वर्ड्स के बयान ने क्रिम्सन एम्परर के उसके साथी को उलझन में डाल दिया। इसका क्या मतलब था कि उसकी जिबिल्लत गलत थी, लेकिन मिल्नकुलुक समाइल की नहीं। मौजूदा सूरत-ए-हाल सबके सामने वाज़ेह थी, और इल्यूजरी वर्ड्स ने तस्लीम किया था कि इसने ज़ीरो विंग को समझने में गलती की थी। मिल्नकुलुक समाइल का बयान भला कैसे दुरुस्त हो सकता था? ज़ीरो विंग बका की जंग लड़ रहा था। ऐसी पोजीशन से मुख्तलिफ सुपर पावर्स को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट से बाहर निकालना एक मजाक था। दुरुस्त तौर पर कहूं तो मेरी जिबिल्लत सिर्फ जिज़वी तौर पर दुरुस्त थी, इल्यूजरी वर्ड्स ने वजाहत की, और इस शख्स की उलझन भरी शक्ल देखकर मुस्कुराई। बेहतर है कि अब खुद देख ले। मुझे अभी ग्रेसफुल मोनारक से ये पैगाम मिला है। ग्रेसफुल मोनारक? क्या टेलीपोर्टेशन गेट पर कुछ गैर मुतवक्के हुआ है? मुतजस्सिस होकर इस शख्स ने वो पैगाम खोला जो इल्यूजरी वर्ड्स ने इसे भेजा था। ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल रिक्शा खुद डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट को देखना चाहते थे ताकि हमला आवर फौज की ताकत का सही अंदाजा लगा सकें। ज़ीरो विंग ने भी गेट पर काफी खिलाड़ी भेजे थे, और डार्क डैन के उन 2 खिलाड़ियों को मुशाहिदा करने की इजाजत देकर वो जानना चाहते थे कि ज़ीरो विंग का असल इरादा क्या है। इसकी राय में ज़ीरो विंग डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश में अपना वक्त ज़ाय कर रहा था, ख़ास तौर पर जब वो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट और स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फ़वाइद देख चुके थे। गिल्ड कुछ भी पेश करने की कोशिश करे, नतीजा नहीं बदलेगा। शहर के हिस्स का एक छोटा सा हिस्सा बरकरार रखना ज़ीरो विंग के लिए बेहतरीन उम्मीद हो सकती थी। इसे इससे ज़्यादा ताकत का ख्वाब नहीं देखना चाहिए था। डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज में 30,000 से ज़्यादा ट्रतीन माहिरीन शामिल थे। कोई भी इनफरादी ताकत इसके सामने खड़े होने की सकत नहीं रखती थी। जबकि वो शख्स ग्रेसफुल मोनारक का पैगाम गौर से पढ़ रहा था, फ्रीडम होटल में मजीद खिलाड़ी जमा होना शुरू हो गए थे। बड़ी तादाद में आज़ाद माहिरीन ये सुनने आए थे कि मिल्नकुलुक समाइल को क्या कहना है। क्या उसे गलत पैगाम मिला है? तमाम सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना ज़ीरो विंग को सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। स्टोन फॉरेस्ट सिटी इस रफ्तार से 3 दिन भी नहीं टुक सकेगा, 1 हफ्ता तो दूर की बात है। गैलेक्सी पास्ट, जो अभी फ्रीडम होटल की लॉबी में पहुंचा था, सुपर पावर्स के नुमाइंदों के साथ मिल्नकुलुक समाइल की गुफ्तगू के बारे में सुनकर हैरत से हक्का बका रह गया। शहर का हर खिलाड़ी ज़ीरो विंग और कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट को दरपेश मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तवज्जो दे रहा था। अगरचे स्टोन फॉरेस्ट सिटी के खिलाफ मुख्तलिफ सुपर पावर्स की नकलो हरकत की खबरें पहले ही अवाम तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन गैलेक्सी पास्ट को अब भी यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी कि ज़ीरो विंग खुद सुपर पावर्स को नाराज करने की पहल करेगा। वो भी जानता था कि ज़ीरो विंग कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, सिर्फ कायल करने पर मानेगा। वो ये भी जानता था कि ये गिल्ड पागल है और एक जवारी की तरह काम करता है। अगरचे ज़ीरो विंग की दीवानावार शर्तें अब तक हैरान कुन तौर पर कामयाब रही थीं, लेकिन इसका मौजूदा हरीफ उन तमाम से बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर था जिनका इसने पहले सामना किया था। अगर ज़ीरो विंग अब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के खिलाफ कदम उठाता है तो वो एक बंद गिली में फंस जाएगा। ज़ीरो विंग अब वो गिल्ड नहीं रहा था जो पहले था। इसके पास तकरीबन इतने ही वसाइल और इलाका था जितना कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास। अगर गिल्ड स्टोन फॉरेस्ट सिटी में अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता और सुकून से तरक्की जारी रखता, तो ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो गार्ड्स डोमेन की एक और सुपर पावर बन जाता। जबकि गैलेक्सी पास्ट को मिल्नकुलुक समाइल के इक़दामात हैरान कुन लग रहे थे, डेमनज़ हार्ट के अरकान ने हंसना शुरू कर दिया। टर्बिल टाइम्स की हंसी खास तौर पर पूरी लॉबी में गूंज रही थी। वो मिल्नकुलुक समाइल को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। सच तो ये है कि उसे भी इस पेशरफ्त की तवक्को नहीं थी। इसका ख्याल था कि ये औरत अपने बयान को गलत फहमी करार देकर वजाहत करने की कोशिश करेगी,
इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो बड़ा रास्त मुख्तलिफ सुपर पावर्स के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। अब जबकि मिल्नकुलुक समाइल ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स को नाराज कर दिया था, अगर उन्होंने मुनासिब जवाब ना दिया तो उनकी साख मुतासिर होगी। जीरो विंग की खातून अब यकीनन बहुत दलेर है। अगर हम जीरो विंग की धमकी को नज़रअंदाज करने का फैसला करें तो क्या अब वाकई हमें कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट से बाहर निकाल देंगी? क्या आपका ख्याल है कि हम आपको सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि जीरो विंग कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में वाहिद कायम शुदा गिल्ड है? टर्बिल टाइम्स ने मिल्नकुलुक समाइल पर तंज करते हुए पूछा। हालात जिस नहज पर थे, इसे आग में तेल डालने में कोई एतराज़ नहीं था ताकि कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट से जीरो विंग का नामो निशान मिट जाए। क्या आखिरकार बात लड़ाई पर ही ख़त्म होगी? एवान तियानशिन मिल्नकुलुक समाइल की बेखूफी पर अपनी तल्ख मुस्कुराहट ना रोक सका। ज़ाती तौर पर एवान तियानशिन जीरो विंग के मुस्तकबिल और सैफ अली की ताकत का मोतरिफ था। मजीद बरा सीक्रेट पवेलियन ने इस गिल्ड के साथ शराकतदारी से काफ़ी फ़ायदा उठाया था, इसलिए वो जिस तरह भी मुमकिन हो जीरो विंग की मदद करना चाहता था। ताहम ऐसा लगता था कि उसकी हालिया कोशिशें रायगा गईं। जैसे ही एवान तियानशिन हार मानने और जमाशदा सुपर पावर्स से निमटने का कोई दूसरा तरीका ढूंढने वाला था, लिबादा ओढ़े खिलाड़ियों के एक ग्रुप से एक आवाज़ आई जो होटल की लॉबी में गूंज उठी। मुआफ़ कीजिएगा मिस मिल्नकुलुक, लेकिन दूसरी सुपर पावर्स के बरक्स बैटल वोल्व्स यहां सिर्फ जीरो विंग के साथ इत्तेहाद की उम्मीद में आई है। मैं किसी गलत फहमी से बचना चाहूंगा। लॉबी में मौजूद हर शख्स बोलने वाले को देखने के लिए मुड़ा। कई खिलाड़ी ग्रुप से अलग हुए और अपनी असली शक्ल जाहिर करने के लिए अपने सिया लिबादे उतार दिए। एक उधेड़ उम्र शख्स उस छोटे से ग्रुप की क़ियादत कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि सीरियस था, जो बैटल वोल्व्स के 4 अजीम भेड़ियों के बादशाहों में से एक था। कमाल है, बैटल वोल्व्स भी आ गए हैं। यकीनन इन लिबादा पोश खिलाड़ियों का पस मंजर बहुत ताकतवर है, लेकिन सीरियस किया करने की कोशिश कर रहा है। वो वाकई स्टोन फॉरेस्ट सिटी को निशाना बनाने का इरादा नहीं रखता। जीरो विंग कितना खुशकिस्मत है। शायद गिल्ड के बैटल वोल्व्स के साथ खुफिया ताल्लुकात हैं, इसलिए उन्होंने इस जिदोजहद से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। सीरियस की मुदाखलत ने लॉबी में मौजूद खिलाड़ियों को दंग कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि बैटल वोल्व्स जैसा सपर गिल्ड स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएगा। बैटल वोल्व्स, हाँ। एवान तियानशिन भी सीरियस के एतराफ़ पर थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी वो इसके पीछे की वजह समझ सकता था। बैटल वोल्व्स और डैमनस हार्ट के दरमियान एक न खत्म होने वाली दुश्मनी थी। चूंकि डैमनस हार्ट जीरो विंग के खिलाफ हरकत कर रहा था, इसलिए ये फितरी था कि बैटल वोल्व्स मुदाखलत करे। जीरो विंग का साथ देने के लिए आगे आना बिल्कुल मंतकी था। दूसरी तरफ टर्बिल टाइम्स और उसके डैमनस हार्ट के साथी सीरियस का ऐलान सुनकर खास तौर पर हैरान हुए। आखिरकार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे ही टर्बिल टाइम्स और दूसरों ने समझा कि ये मामूली मुदाखलत खत्म हो गई है, हुजूम में से एक और खिलाड़ी बोल उठा। सलाम मिस मिल्नकुलुक, क्रिम्सन एम्परर भी जीरो विंग के साथ मुज़ाकरात के लिए यहां मौजूद है। हमारा वाहिद मकसद यही है। जिन्होंने आपके गिल्ड के खिलाफ बात की है वो सिर्फ मखसूस ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं। उनका क्रिम्सन एम्परर के इरादों से कोई ताल्लुक नहीं है, इल्यूजरी वर्ड्स ने आगे बढ़ते हुए ऐलान किया। एक लम्हे के लिए लॉबी में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। ये क्या हो रहा है? क्रिम्सन एम्परर भी जीरो विंग के साथ खड़ा है। न सिर्फ बैटल वोल्व्स ने जीरो विंग के साथ इत्तेहाद के अपने इरादों का ऐलान किया था, बल्कि क्रिम्सन एम्परर ने भी ऐसा ही किया था। सब की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। क्या क्रिम्सन एम्परर पागल हो गया है? टर्बिल टाइम्स ने हैरत से इल्यूजरी वर्ड्स और उसके साथियों को घूरा। अगरचे वो बैटल वोल्व्स के फैसले को समझ सकता था, लेकिन वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि क्रिम्सन एम्परर को किस चीज ने मजबूर किया। क्रिम्सन एम्परर ना तो जीरो विंग का दोस्त था और ना ही डैमनस हार्ट का दुश्मन, फिर भी वो पहले वाले की भरपूर हिमायत कर रहा था। सूरत-ए-हाल नाकाबिल फहम थी। बिलाशुबा अगरचे दो गिल्ड्स का जीरो विंग के साथ इत्तेहाद गैर मुतवक्के था, लेकिन इससे मजमूई सूरत-ए-हाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताहम इससे पहले कि कोई अपनी हैरत पर काबू पाता, लिबादा पोश ग्रुप में से कई और खिलाड़ी बोल उठे। शेडोलेस एम्परर भी शिराकतदारी कायम करना चाहता है। हम यहां सिर्फ ओल्ड एवान की दावत पर इस ग्रुप के साथ आए हैं। जीरो विंग की नौजवान खातून, बराकरम,
हमारे इरादों की गलत तशरीह न करें, शेडोलेस एम्परर के सुर्ख आंखों वाले बुजुर्ग ने ग्रुप से अलग होते हुए ऐलान किया। आप वाकई बहुत चालाक हैं, ओल्ड लोग। आप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे डेमन पैलेस के यहाँ होने की कोई और वजह हो। ईवल कैलिन ने सुर्ख आंखों वाले बुजुर्ग पर तंज करते हुए कहा और खुद भी ग्रुप से अलग हो गया। शेडोलेस एम्परर और डेमन पैलेस के नुमाइंदों की जानिब से अमन की ख्वाहिश के इजहार के बाद डेमनस हार्ट और स्टार लिंक के अलावा दीगर नुमाइंदों ने भी ऐसा ही किया और मिल्नक को लुक समाइल पर जोर दिया कि वो वहां सिर्फ इसके गिल्ड के साथ इत्तिहाद के लिए आए थे और कुछ नहीं। फ्रीडम होटल की लॉबी में मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अरकान और आज़ाद खिलाड़ी इस मंजर को देखकर हक्का बका रह गए। ये क्या हो रहा है? जीरो विंग ने ऐसा क्या कर दिया है? यहां तक कि एवान तियानशिन और टर्बिल टाइम्स भी हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। चैप्टर 2572 स्टोन फॉरेस्ट सिटी लरज उठा, अंधेरा गायब हो गया। सूरत-ए-हाल ने मिल्नकोलुक समाइल को भी उलझन में डाल दिया था। एवान तियानशिन और टर्बिल टाइम्स का तो जिक्र ही किया है। अभी एक लम्हा पहले इन सुपर पावर्स के नुमाइंदे खामोश थे, लेकिन उनके रोबदार तासुरात की बुनियाद पर उनका जीरो विंग के साथ इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं था। अब उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया जाहिर किया था। इससे पहले कि टर्बिल टाइम्स उन नुमाइंदों से कुछ कह पाता, एक हाथ आगे बढ़ा और उसे रोक दिया। उसका मुंह बंद हो गया जब उसने हैरत से फ्लेमिंग लाइट की तरफ देखा। हम जा रहे हैं, फ्लेमिंग लाइट ने मिल्नकोलुक समाइल पर एक आखिरी नजर डालने के बाद सख्ती से कहा। वो बगैर किसी लफ्ज के फ्रीडम होटल से बाहर निकल गया। उसने मुख्तलिफ सुपर पावर्स को दोबारा जीतने की कोई कोशिश नहीं की। वाइस गिल्ड लीडर, क्या हम जीरो विंग को यूं ही छोड़ देंगे? टर्बिल टाइम्स ने फ्लेमिंग लाइट से सरगोशी की। उन्होंने इतनी सारी सुपर पावर्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। डार्क वर्ल्ड की अफवाज के साथ मिलकर स्टोन फॉरेस्ट सिटी, यहां तक के इंटरमीडिएट रैंक पर भी उनके रहम व करम पर था। हो सकता है कि उनकी जमा करदा ज्यादातर सुपर पावर्स ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हमला करने का मंसूबा तर्क कर दिया हो, लेकिन वो अब भी इतनी मुश्किल पैदा कर सकते थे कि जीरो विंग को भारी नुकसान उठाना पड़े और स्टार लिंक, डेमनस हार्ट और माथोलॉजी के जेर कंट्रोल अलिफाडुंचरर टीमों के जरिए शहर की तबाही में तेजी लाई जा सके, चाहे वो कोई शदीद ज़र्ब ना लगा सके। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि वो सुपर पावर्स अचानक बगैर किसी वजह के अपना इरादा बदल लेंगी? फ्लेमिंग लाइट ने टर्बिल टाइम्स को घूरते हुए गुस्से से कहा। क्या उन्हें कोई गैर मुतवक्के मालूमात मिली हैं? टर्बिल टाइम्स ने सोचा। हकीकत इस पर वाज़े होने लगी। वो तमाम सुपर पावर्स चालाक लूमड़ियां हैं। कोई आम खबर उन्हें इतनी तेजी से फरीक बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। डार्क वर्ल्ड के साथ जरूर कुछ बड़ा हुआ है, फ्लेमिंग लाइट ने फुनकारते हुए कहा। डार्क वर्ल्ड को कुछ हुआ है? ये कैसे मुमकिन है? टर्बिल टाइम्स अपनी शक व शुबा को ना रोक सका। डार्क वर्ल्ड ताकतवर जुनूनियों का घर था, जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते थे। अगर डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में दाखिल होना चाहते थे, तो वहां कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उन्हें रोक सके, यहां तक कि फ्लेमिंग लाइट भी नहीं, जो टेलीपोर्टेशन गेट खोलने का जिम्मेदार था। मुझे अभी यकीन नहीं है। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं, फ्लेमिंग लाइट ने सर हिलाते हुए कहा। हकीकत में इसे इस नतीजे पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। हमें फौरी तौर पर किसी को तहकीकात के लिए भेजने की जरूरत है। मैं फौरन एल्डर हार्ट से राब्ता करूंगा, टर्बिल टाइम्स ने सर हिलाते हुए कहा। फ्लेमिंग लाइट और उसके साथियों के फ्रीडम होटल से जाने के बाद भी लॉबी में खामोशी छाई रही, क्योंकि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अरकान और आज़ाद खिलाड़ी बेज़बान रह गए थे। सब कुछ बहुत अचानक बदल गया था। एक सेकंड पहले मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने हथियार निकालने और जीरो विंग के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए तैयार थीं, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने गिल्ड के साथ इत्तिहाद के अपने इरादों का इजहार किया। हुजूम तो ये भी सोचने लगा कि क्या वो लिबादा पोश खिलाड़ी वाकई मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम थे या नहीं। ओल्ड एवान, यहां क्या हो रहा है? ये सुपर पावर्स ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? स्कॉर्चिंग शाइन ने पूछा। वो अपनी तजस्सुस को मजीद न रोक सकी। ये उस वक्त एवान तियानशिन भी इतना ही उलझन में था। वो भी जानना चाहता था कि अभी क्या बदला है। एवान तियानशिन स्कॉर्चिंग शाइन के सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था जब इसने देखा कि उसे कुछ देर पहले पर्पल जेड का एक पैगाम मिला था। क्या जीरो विंग ने कुछ किया हो सकता है? पैगाम देखकर एवान तियानशिन पर हकीकत वाज़े होने लगी।
जब इसने सुना था कि जीरो विंग ने जल्दबाजी में डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट पर एक फौज भेजी है, तो उसने पर्पल जेड को सूरत-ए-हाल की तहकीकात के लिए भेजा था। चूंकि इसने इसे पैगाम भेजा था, इसलिए इसे लगा कि जीरो विंग ने गेट पर कुछ किया है, जिसकी वजह से ये गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई है। दूसरी सुपर पावर्स के नुमाइंदों को भी यकीनन खबर मिल गई होगी, जिसने उनके इरादे बदल दिए। अगर जीरो विंग ने कुछ किया भी है, तो ये नतीजा मुमकिन नहीं होना चाहिए। एवान तियानशिन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और उसने फौरन पर्पल जेड का पैगाम खोला। जब तक इसने इसकी रिपोर्ट पढ़ना खत्म की, वो दंग रह गया। ओल्ड एवान, क्या हुआ? क्या अब का राब्ता मुनक़ते हो गया है? स्कॉर्चिंग शाइन ने पूछा जब इसने अपने पुराने साथी के चेहरे पर हैरत के तासुरात देखे। स्कॉर्चिंग शाइन का सवाल भी एवान तियानशिन को उसकी हैरत से ना निकाल सका। उसने कुछ देर बाद अपना मुंह खोला और हकलाते हुए कहा, वो जीत गए। जीरो विंग वाकई जीत गया? जीरो विंग जीत गया? उसने क्या जीता? स्कॉर्चिंग शाइन ने कुरेदा। जीरो विंग ने डार्क वर्ल्ड को जीत लिया। एक गहरा सांस लेने के बाद एवान तियानशिन ने वाज़े तौर पर वजाहत की, जीरो विंग ने अभी टेलीपोर्टेशन गेट पर डार्क वर्ल्ड को शिकस्त दे दी है। डार्क वर्ल्ड को जीत लिया? एवान तियानशिन के गैर मामूली रवैये ने स्कॉर्चिंग शाइन को उलझन में डाल दिया। वो शख्स आखिरकार बिल्कुल बेरब्त बातें कर रहा था। क्या उसे अल्जाइमर हो गया था? एक लम्हे के लिए स्कॉर्चिंग शाइन ने सोचा कि शायद अपने गिल्ड लीडर को यह मशवरा देने का वक्त आ गया है कि एवान तियानशिन कुछ छुट्टियां ले ले। बिरादर शाइन, मैं माजरत खां हूं। मैं बहुत पुरजोश हो गया था। एवान तियानशिन ने माजरत की जब उसे एहसास हुआ कि स्कॉर्चिंग शाइन इसे किसी जहनी मरीज की तरह देख रही है। मुस्कुराते हुए उसने वजाहत की, कुछ मिनट पहले जीरो विंग ने 3 एनपीसीज के एक लश्कर की क़यादत की और डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज को पीछे धकेल दिया। डॉन डोमेनस, वर्ल्ड डोमिनेशन के गिल्ड लीडर और डार्क वर्ल्ड के नुमाइंदे ने अवामी तौर पर अपनी पसपाई का ऐलान कर दिया है। जीरो विंग ने डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। जीरो विंग ने डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज को शिकस्त दे दी है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ओल्ड एवान? स्कॉर्चिंग शाइन ने एवान तियानशिन को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। चूंकि एवान तियानशिन ने अपनी आवाज पर काबू नहीं रखा था, इसलिए लाबी में मौजूद हर शख्स ने इसे वाज़े तौर पर सुन लिया था। एक हंगामा बर्पा हो गया और मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन और आज़ाद खिलाड़ी एवान तियानशिन को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो। गार्ड्स डोमेन में कोई भी इनफरादी ताकत डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज के सामने खड़े होने के काबिल नहीं थी। अगरचे जीरो विंग के पास बड़ी तादाद में 3 एनपीसीज थे, लेकिन वो सिर्फ 600 थे। सिर्फ 600 3 एनपीसीज के साथ 30,000 से ज्यादा 3 खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश करना एक मजाक था। यहां तक कि अगर वो जीरो विंग के हर 3 खिलाड़ी को शामिल कर लेते, तब भी गिल्ड के पास डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज को रोकने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। मजीद बरा, डार्क वर्ल्ड को अपना घर कहने वाली मुख्तलिफ ताकतों के पास गैर मामूली कुव्वतें थीं। अगर वो सब अपने बहुत से ट्रम्प कार्ड्स में से सिर्फ एक को जाहिर कर देते, तो वो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के हर खिलाड़ी को आसानी से 10 बार खत्म कर सकते थे। इतनी ताकत के साथ जीरो विंग भला इस हमला आवर फौज को कैसे शिकस्त दे सकता था? मैं जानता था कि आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा। ये देखें, ये वो जंगी वीडियो है जो जेड ने रिकॉर्ड की है, एवान तियानशिन ने बेबसी से सर हिलाते हुए कहा। एवान तियानशिन को खुद ये सूरत हाल इतनी ही नाकाबिल यकीन लगी थी, लेकिन हकायक सामने होने की वजह से इसके पास उसे सच तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्कॉर्चिंग शाइन ने फिर वो वीडियो देखी जो एवान तियानशिन ने इसे भेजी थी। खामोशी, सदमा, ये कैसे मुमकिन है? स्कॉर्चिंग शाइन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लाखों माहिर खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। उसने कई दर्जन 4 तलब करदा मखलूकात और कई हजार 3 पर्सनल गार्ड्स भी देखे। फिर भी इतनी ताकत के बावजूद डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वीडियो खत्म होने के कुछ ही देर बाद खिलाड़ियों का एक ग्रुप जल्दी में फ्रीडम होटल की लॉबी में दाखिल हुआ, जो वाज़े तौर पर पुरजोश थे। बड़ी खबर सबके लिए, खुशखबरी। जीरो विंग ने अभी डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज को पीछे धकेल दिया है और डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट का कंट्रोल संभाल लिया है। चैप्टर 2573 मकबूल स्टोन फॉरेस्ट सिटी। जब इस ग्रुप ने
जो अभी जोशो खरूश से फ्रीडम होटल में दाखिल हुआ था, डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज पर जीरो विंग की फतह का ऐलान किया, तो लॉबी में मौजूद खिलाड़ी जो एवान तियानशिन के हैरान कुन ऐलान पर शक कर रहे थे, दंग रह गए। क्या ये वाकई सच है? जीरो विंग भला कैसे जीत सकता था? हम माहिरीन की एक पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। ये हकीकत के सीक्रेट पवेलियन के पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी के कुछ हिस्से थे, अब कोई राज नहीं रहा था। इसलिए इस बात का इम्कान था कि एवान तियानशिन जीरो विंग की साख बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा हो। ताहम जो खिलाड़ी अभी पहुंचे थे वो एक अलग कहानी थे। ग्रुप का हर रुकन एक आज़ाद खिलाड़ी था और उनमें से चंद शहर में जीरो विंग से गैर मुताल्लिका अल्फाडुंचरर टीमों में मशहूर थे। इस वजह से उन्हें काफी मोतबर समझा जाता था। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने जीरो विंग के हवाले से मुख्तलिफ सुपर पावर्स के रवैयों में अचानक तब्दीली की वजाहत कर दी थी। अगरचे बहुत से खिलाड़ी अब भी इस खबर पर शक कर रहे थे, इसे तो झूठ इश्तियाल अंगेज मुबालगा आराई समझ रहे थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि जीरो विंग ने सुपर पावर्स के इरादे बदलने के लिए कुछ किया था। सिर्फ यही हकीकत लॉबी में मौजूद हर शख्स को हैरान करने के लिए काफी थी, इससे पहले कि वो खुशी से मगलूब हो जाते। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुदाखलत के बगैर और स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दिफा और ज़मीनी फ़ायदे के साथ डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ियों को भी शहर पर कब्जा करने से पहले एक तवील वक्त दरकार होगा। दरीं असना, इन जैसे मुकीम खिलाड़ी महफूज तरीके से और स्टोन फॉरेस्ट सिटी से बाहर रहने वालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते थे। शुक्र है कि हमने ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, लेकिन मुझे वाकई शक है कि जीरो विंग की बुनियादें इतनी मजबूत हैं। डेमनस हार्ट का फ्लेमिंग लाइट इस वक्त पछतावे से पागल हो रहा होगा, क्रिम्सन एम्परर के इस शख्स ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के डेमनस हार्ट से इतना डरने की सबसे बड़ी वजह फ्लेमिंग लाइट के कब्जे में मौजूद वो चाबी थी जिसने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी मकाम पर डार्क वर्ल्ड का टेलीपोर्टेशन गेट खोलने की इजाजत दी थी। अगर ये ट्रम्प कार्ड ना होता तो डेमनस हार्ट 3 सेंट्स एम्परर में इतनी आसानी से तरक्की न कर पाता। फ्लेमिंग लाइट का इरादा इस ट्रम्प कार्ड को डेमनस हार्ट की साख बचाने और 3 सेंट्स एम्परर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स को डराने के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन अब इसकी धमकी और मंसूबे दोनों खाक में मिल गए थे। दरहकीकत फ्लेमिंग लाइट के ट्रम्प कार्ड ने गैर मुतवक्के तौर पर जीरो विंग को फायदा पहुंचाया था, जिससे गिल्ड की शोहरत और दौलत दोनों में इजाफा हुआ। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि डार्क वर्ल्ड की शिकस्त की खबर पूरे बर्रे आज़म में फैल जाए, और जैसे ही ऐसा होगा हर कोई जीरो विंग के बारे में जान जाएगा। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी ऐसा कारनामा अंजाम देने के काबिल नहीं थीं, फिर भी जीरो विंग कामयाब रहा था। अगरचे गिल्ड ने ऐसा करने के लिए बड़ी तादाद में 3 एनपीसीज पर भरोसा किया था, लेकिन इन एनपीसीज को जीरो विंग की ताकत का हिस्सा समझा जाता था। इसके अलावा डार्क वर्ल्ड का टेलीपोर्टेशन गेट जीरो विंग के कंट्रोल में होने की वजह से आम खिलाड़ी भी जानते थे कि ये फतह गिल्ड के लिए ताकत के एक नए दौर का आगाज करेगी। अगर यह फौरी तौर पर अपनी जगह एक सुपर पावर बन जाए तो किसी को हैरत नहीं होगी। और जिसने जीरो विंग को यह मौका फराहम किया वो कोई और नहीं बल्कि डेमनस हार्ट का फ्लेमिंग लाइट था। ये दुरुस्त है। डार्क वर्ल्ड की मदद के बगैर डेमनस हार्ट को 3 सेंट्स एम्परर में फैलने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, और लूजरी वर्ड्स ने इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। डेमनस हार्ट लेने कुछ गया था और दे कुछ आया। डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट को मरकजी बर्रे आज़म पर बेमिसाल तब्दीली लानी चाहिए थी। ताहम जीरो विंग अब गेट को कंट्रोल करता है और गिल्ड ने वाजे कर दिया है कि वो टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल करने वाले हर खिलाड़ी से फीस वसूल करने का इरादा रखता है। इससे डार्क वर्ल्ड के आने वाले खिलाड़ियों की तादाद में नुमायां कमी आएगी और बदले में डेमनस हार्ट के मुमकिना इत्तेहादियों की तादाद कम हो जाएगी। जब तक डार्क गिल्ड 3 सेंट्स एम्परर की मुख्तलिफ सुपर पावर्स का सामना नहीं करना चाहता, इसे काफी अरसे तक खामोश रहना पड़ेगा। लूजरी, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। चूंकि ग्रैंड एल्डर्स ने इतनी बड़ी गलती की थी, इसलिए गिल्ड लीडर ने गिल्ड में काफी इख्तियार वापस हासिल कर लिया है। गिल्ड लीडर ने कुछ देर पहले एक पैगाम भेजा है जिसमें दरख्वास्त की गई है कि तुम जीरो विंग के साथ मुज़ाकरात में क्रिम्सन एम्परर की नुमाइंदगी करो। ये भी बेहतर होगा कि तुम फ्रीडम होटल के चंद कमरे तवील मुद्दत के लिए किराए पर ले लो। मतलूबा रकम और मवाद की फिक्र न करो। इस शख्स ने अपनी साथी को मुबारकबाद दी। गिल्ड लीडर की दरख्वास्तें यकीनन मुश्किल हैं। अब जबकि जीरो विंग ने डार्क वर्ल्ड को शिकस्त दे दी है, बहुत सी ताकतें होटल के कमरों की बड़ी तादाद किराए पर लेने की कोशिश करेंगी। इलूजरी वर्ड्स ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ बुड़बुड़ाया।
कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट अब डार्क वर्ल्ड के खतरे से आज़ाद होने के बाद स्टोन फॉरेस्ट सिटी एक बार फिर एक मुक़द्दस लिविंग ग्राउंड बन गया था। ये जल्द ही मशरक़ी बर्र-ए-आज़म की मुख्तलिफ ताकतों और आज़ाद खिलाड़ियों के लिए एक मुक़द्दस शहर बन जाएगा, और जब ऐसा होगा तो शहर में दाखिल होना भी एक चैलेंज बन जाएगा। फ्रीडम होटल का कमरा किराए पर लेना तो दूर की बात है, पहली मंजिल की लॉबी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मीटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद डार्क वर्ल्ड की शिकस्त की खबर पूरे बर्र-ए-आज़म में फैल गई। जैसे ही उन्हें इस वाक़ये का इल्म हुआ, बहुत सी ताकतों को स्टोन फॉरेस्ट सिटी को छोड़ने के अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। कमाल है, ये कैसे मुमकिन है? ज़ीरो विंग कितना ज़बरदस्त है। यहां तक कि खिलाड़ियों की एक पूरी दूसरी दुनिया इस गिल्ड के सामने बेबस है। भला कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है? स्टोन फॉरेस्ट सिटी ऐसा लगता है कि तरक्की के लिए एक अच्छी जगह है। जब मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों की ताकतों और आज़ाद माहिरीन को ज़ीरो विंग की फतह का इल्म हुआ, तो उनमें से बहुत से लोगों ने अपने ऑपरेशंस के मराकज़ स्टोन फॉरेस्ट सिटी मुंतकिल करने पर गौर किया। इस हकीकत के अलावा कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी एक लेवल 100 न्यूट्रल मैप पर वाक़ था, यह हकीकत के डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज ज़ीरो विंग की बुनियादों को हिलाने के काबिल नहीं रही थी, शहर को नाकाबिल यकीन हद तक कीमती बना रही थी। शहर के किसी भी रिहायशी को अचानक अपने अड्डे खोने या किसी दूसरी ताकत के कब्जे की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उनकी तमाम सरमायाकारी बेकार हो जाती। यही वो तशवीश थी जिसकी वजह से बहुत से खिलाड़ी गिल्ड शहरों के बजाय एनपीसी शहरों में तरक्की करते थे। अब जबकि ज़ीरो विंग ने अपनी ताकत की तस्दीक कर दी थी, स्टोन फॉरेस्ट सिटी के इस्तेहकाम की कोई फिक्र नहीं थी। कम अज कम काफ़ी अरसे तक कोई ताकत शहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये वक्त खिलाड़ियों के लिए शहर में की गई सरमायाकारी वापस हासिल करने के लिए काफ़ी होगा। कुछ अरसे के लिए मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों के खिलाड़ी स्टोन फॉरेस्ट सिटी की तरफ उमड़ आए। आबादी में अचानक होने वाला इजाफा इस इब्तिदाई लहर से 10 गुना ज़्यादा था जो शहर के इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचने के बाद आई थी। मज़ीद बरा खिलाड़ियों की एक हैरान कुन तादाद ने गिल्ड में शमूलियत के लिए दरख्वास्तें देना शुरू कर दी थीं। ज़ीरो विंग को अपनी मुख्तलिफ शाखों में पहले ही 20 लाख से ज़्यादा दरख्वास्त गुजार मिल चुके थे, जिनमें से बहुत से माहिरीन ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल और इससे आगे पहुंचने के काबिल थे। शाइस्ता, आबदा गाल और ज़ीरो विंग के दीगर इंतज़ामी अहलकार हक्का बका रह गए। माजी में उन्होंने ज़ीरो विंग को कितना ही अच्छा क्यों न चलाया हो, बहुत कम नए माहिरीन ने शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन एक ही जंग के बाद सब कुछ बदल गया था। गिल्ड लीडर स्टोन फॉरेस्ट सिटी की खिलाड़ियों की आबादी 80 लाख से तजावुज़ कर गई है, और मेरा ख्याल है कि मज़ीद खिलाड़ी रास्ते में है। क्या हमें शहर की दाखिला फीस में थोड़ा इजाफा करना चाहिए? आबदा गाल ने ताज़ा तरीन शुमारियाती रिपोर्ट पढ़ने के बाद खुशी से पूछा। डार्क वर्ल्ड के साथ उनकी जंग आधे दिन से भी कम वक्त पहले ख़त्म हुई थी, फिर भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी की खिलाड़ियों की आबादी 20 लाख से कम से बढ़कर 80 लाख से ज़्यादा हो गई थी। शहर का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की तादाद ने इसकी तवक्कुआत से मुकम्मल तौर पर तजावुज़ कर दिया था। नहीं, दाखिला फीस बढ़ाने का ख्याल छोड़ दें। हमें अब भी बड़ी तादाद में आज़ाद खिलाड़ियों की ज़रूरत है कि वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी में आबाद हों। ताहम हम फ्रीडम होटल की कीमतें बढ़ा सकते हैं। क्या आम कमरों की कीमत 30 चांदी फी दिन नहीं है? उसे बढ़ाकर 1 सोना कर दें। ब्रॉन्ज मेंबर्स को 10% रियायत मिलेगी, सिल्वर मेंबर्स को 20% और गोल्ड मेंबर्स को 30%। सैफ अली ने मुस्कुराते हुए फैसला किया। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। चूंकि मुख्तलिफ ताकतें चाहती थीं कि उनके माहिरीन जल्द अज जल्द तरक्की करें, इसलिए वो मुरव्वत नहीं बरतेगा। आखिरकार वो इस वक्त बहुत गरीब था। अपनी नाइट डिवीजन को मुसल्लह करने के लिए उसने अपने पास मौजूद तकरीबन तमाम रकम खर्च कर दी थी। मैं समझ गई कीमतों ने आबदा गाल को थोड़ा हैरान कर दिया। आम माहिरीन भी एक सोने का रोज़ाना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है। गिल्ड लीडर डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी ने मुझसे राब्ता किया है और वो इस पेशकश पर बात करना चाहते हैं जो आपने उन्हें दी थी। वो पूछ रहे हैं कि आप इस मामले पर बात करने के लिए कब फारिग होंगे। चैप्टर 2574 इनशनेट गार्ड्स टावर, स्टोन फॉरेस्ट सिटी, फ्रीडम होटल का टॉप फ्लोर रिसेप्शन रूम। डार्क रिपसवुडी से ब्लू रेनबो और डीटी सोसाइटी से एल्डर गोल्ड एक कुशादा पुरताइश इस्तकबालिया कमरे में एक सोफे पर बैठे थे। उनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी। मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट उनके पास बैठे थे, वो भी इतने ही हैरान थे। ये महज बहुत जिल्लत आमेज था।
उन्होंने सोचा था कि सैफ अली के साथ उनकी पिछली मुलाकात आखिरी होगी और वो दोबारा कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। उन्होंने सैफ अली की उनके गिल्ड्स के दरमियान मजबूत शराकतदारी की उम्मीद को महज खाम ख्याली समझा था। ताहम इस मुलाकात के 2 दिन से भी कम वक्त के बाद उन्होंने दोबारा इस सौरज़मीन को तलाश किया था। दरीं असना सैफ अली ने अपने जुर्रतमंदाना ऐलान को हकीकत में बदल दिया था, डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट और दूसरी दुनिया की शारद पर कब्जा कर लिया था। अगर डार्क वर्ल्ड की कोई भी ताकतवर खिलाड़ी अपनी तरक्की को जारी रखना और तेज करना चाहता था तो उसे कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट का सफर करना पड़ेगा। ताहम जीरो विंग की टेलीपोर्टेशन फीस महज धोखाधड़ी थी। गिल्ड फी शख्स एक डार्कनेस क्रिस्टल इसी तरह का इटरबोटेड मैजिक क्रिस्टल वसूल कर रहा था। इटरबोटेड मैजिक क्रिस्टल आम मैजिक क्रिस्टल से भी ज्यादा नायाब थे और डार्क खिलाड़ियों को अपनी तरक्की के लिए डार्कनेस क्रिस्टल की जरूरत होती थी। दरहकीकत उन्हें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों और आज़ाद खिलाड़ियों के लिए इतने डार्कनेस क्रिस्टल भी नहीं थे कि वो पूरे हो सकें। फिर भी जीरो विंग इतना जालिम था कि टेलीपोर्टेशन फीस के तौर पर डार्कनेस क्रिस्टल वसूल कर रहा था। इससे भी बदतर बात यह थी कि वो जीरो विंग को शिकस्त नहीं दे सकते थे। टेलीपोर्टेशन गेट पर अपनी गिरफ्त महफूज बनाने के लिए जीरो विंग ने इसके गिर्द एक मुस्तकिल जादुई रुकावट कायम कर दी थी। इसके अलावा गेट की हिफाजत के लिए 2 क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप्स, 8 कॉम्बैट पपेट्स, 603 नाइट्स और 2002 नाइट्स तैनात किए थे। जीरो विंग ने टेलीपोर्टेशन गेट के गिर्द जो दिफा कायम किया था वो पागल कर देने वाला था। 20,003 माहिरीन की फौज भेजना भी इतनी सख्त सिक्योरिटी के खिलाफ बेसूद होगा, चुपके से निकलना तो दूर की बात है। डार्क वर्ल्ड की ताकतों और खिलाड़ियों के पास अब वाहिद ऑप्शन यही बचा था कि वो मतलूबा फीस फरमाबरदारी से अदा करें। ब्लू रेनबो और दूसरों के थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इस्तकबालिया कमरे के दरवाजे अचानक खिले और जीरो विंग के गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अंदर दाखिल हुए। वो वही इफरीत था जिसने अकेले ही लाखों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल डार्क वर्ल्ड की फौज को रोक दिया था। ताहम सैफ अली उस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स लग रहा था। जब वो डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट के सामने खड़ा था तो उससे एक नाकाबिल यकीन रोब झलक रहा था जिसने इसकी मौजूदगी में मौजूद हर शख्स को खौफजदा कर दिया था। लेकिन अब वो एक रोब का इशारा भी महसूस नहीं कर सकते थे, जैसे वो महज एक आम खिलाड़ी हो। इस सौरज़मीन के साथ ब्लू रेनबो और दूसरों की पहली मुलाकात की तरह वो बेज़रर लग रहा था, हिकारत के बजाय। ताहम वो सिर्फ खौफ भरी नजरों से सैफ अली को देख रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब जब उन्होंने दी तो वो सैफ अली को इंसान भी नहीं समझ सकते थे। वो एक पौधे की तरह महसूस हो रहा था, तकरीबन न होने के बराबर। जैसे ही ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होने लगे, सैफ अली ने उन्हें बैठे रहने का इशारा किया और रस्मी कार्रवाइयों को खत्म किया। उसने फिर मुस्कुराकर पूछा, मैंने सुना है कि आपने मेरी तजवीज़ अपने मुताल्लिका गिल्ड लीडर्स तक पहुंचा दी है। आपके गिल्ड्स जीरो विंग के साथ किस तरह ताउन करना चाहते हैं? मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट ने सैफ अली के सवाल पर दिल ही दिल में आंखें घुमाईं। इसके इक़दामात ने अमली तौर पर उसके अल्फाज उनके गिल्ड लीडर्स की हड्डियों पर नक्श कर दिए थे और वो उन्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आपकी तजवीज़ ने हमारे गिल्ड लीडर्स को खुश कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक जीरो विंग हमारे गिल्ड मेंबर्स के लिए टेलीपोर्टेशन फीस मुआफ कर देगा, हम कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को डार्क वर्ल्ड के बड़े एनपीसी शहरों में कायम करने में मदद करेंगे। आपका क्या ख्याल है? ब्लू रेनबो ने पूछा। अगरचे उनके दोनों गिल्ड्स सैफ अली की शराइत मानने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके पास सूरत-ए-हाल के खिलाफ होने की वजह से कोई चारा नहीं था। अगर वो इनकार करते तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दोनों गिल्ड्स की पोजीशन मजीद नुकसानदेह हो जाती। टेलीपोर्टेशन फीस मुआफ कर दूं? इस मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने कहा, ये ठीक है, लेकिन मैं डार्क वर्ल्ड के हर एनपीसी शहर में एक ब्रांच शॉप कायम करना चाहूंगा। बिलाशुबा जीरो विंग जरूरी अखराजात बर्दाश्त करेगा। आपके दोनों गिल्ड्स को सिर्फ जमीन का मसला हल करने की जरूरत है। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अब नामुमकिन मांग रहे हैं। डार्क वर्ल्ड मरकजी बर्र-ए-आज़म की कदीम सल्तनतों से भी बड़ा है। अगरचे हमारे गिल्ड्स डार्क वर्ल्ड के टॉप 3 में से 2 हैं, लेकिन हम दूसरी दुनिया के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को कंट्रोल करते हैं। हमारे पास इतनी अफरादी कुव्वत और वसाइल नहीं हैं कि इस बात को यकीनी बना सकें कि कैंडल लाइट हर एनपीसी शहर में काम कर सके। एल्डर गोल्ड ने नाखुशगवार मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हुए कहा। डार्क रिपस वुडी,
डीटी सोसाइटी और वर्ल्ड डोमिनेशन का सतह पर बहुत असर और रसूख था, लेकिन डार्क वर्ल्ड पर उनके कंट्रोल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। डार्क वर्ल्ड में खिलाड़ियों का मुख्तलिफ एनपीसी शहरों पर जज़वी कंट्रोल था। जब तक कोई ताकत इन शहरों में से एक को कंट्रोल करती थी, उन्हें फंड्स और वसाइल की ज़रूरत की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, और उन खदशात के बगैर उन्हें दूसरी दुनिया के टॉप 3 गिल्ड्स को नाराज़ करने की फिक्र नहीं होती थी। सादा अल्फाज में, डार्क वर्ल्ड के बड़े एनपीसी शहरों में कैंडल लाइट के लिए ब्रांचें महफूज करने में मदद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोनों गिल्ड्स को अपने सौदे का हिस्सा पूरा करने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। बदकिस्मती से, ट्रेडिंग फर्म को हर एनपीसी शहर में दुकानें कायम करने में मदद करना एक ख्वाब होगा। यहां तक कि अगर वर्ल्ड डोमिनेशन ताउन करता, तब भी ये कारनामा मुमकिन ना होता। एक और चीज है जिसके बारे में हमें आपको मतला करने की जरूरत है, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम ब्लू रेनबो ने कहा। टेलीपोर्टेशन गेट पर आपके इक़दामात की वजह से डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जीरो विंग से नफरत करती हैं। नतीजे के तौर पर हमारे गिल्ड्स आपके गिल्ड के साथ इत्तेहाद करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। मजीद बरा, डैमनस हार्ट ने पूरे डार्क वर्ल्ड का सफ़र किया है और मुख्तलिफ ताकतों को खुफिया तौर पर अपने इत्तेहाद में शामिल होने के लिए कायल किया है। बज़ाहिर वो डार्क वर्ल्ड में इनशनेट गार्ड्स टावर को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। ये इनशनेट गार्ड्स टावर गैर मामूली है जो डार्क वर्ल्ड की तख्लीक के वक्त से मौजूद है। ऐसी अफवाहें हैं कि ये हज़ारों दूसरी दुनियाओं से जड़ा हुआ है। अभी तक कोई भी टावर के ट्रायल्स को मुकम्मल नहीं कर सका है, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ी मजबूत होंगे, मुख्तलिफ ताकतें इसके एक हिस्से को फ़ाल करने के काबिल हो जाएंगी, अगर तमाम नहीं तो। अगर ऐसा होता है तो मुख्तलिफ ताकतें टेलीपोर्टेशन गेट के बगैर भी मरकज़ी बर्रे आज़म तक पहुंच जाएंगी। सिर्फ ये है कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया से गुजर कर ऐसा करना पड़ेगा। आबदा गाल और शाइस्ता, जो सैफ अली के पीछे खड़ी थीं, यह खबर सुनकर परेशान हो गईं। अगर डार्क नाइट खातून की बात सच थी, तो क्या उसका मतलब ये नहीं था कि टेलीपोर्टेशन गेट पर कब्जा करने के लिए उन्होंने जो कोशिश की थी वो ज़ाय हो जाएगी? इनशनेट गार्ड्स टावर, सैफ अली को इस नाम की कुछ याददाश्त थी। इनशनेट गार्ड्स टावर हज़ारों दूसरी दुनियाओं से जड़ा हुआ था। ये इन वजूहात में से एक था कि डार्क वर्ल्ड को गार्ड्स डोमेन में एक खास दूसरी दुनिया समझा जाता था। ताहम, चूंकि माजी में किसी ताकत ने डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट पर कब्जा नहीं किया था, इसलिए डार्क वर्ल्ड की किसी ताकत ने टावर के ट्रायल्स को चैलेंज करने की जहमत नहीं की थी। आखिरकार, इनशनेट गार्ड्स टावर को फ़ाल करना इंतहाई मुश्किल था। बिलाशुबा, जबकि मौजूदा खिलाड़ियों के पास इनशनेट गार्ड्स टावर को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके कुछ हिस्से को फ़ाल करना मुमकिन होना चाहिए। ये दुरुस्त है। डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों ने पहले ही अपनी तवज्जो इनशनेट गार्ड्स टावर पर मरकूज कर दी है, और डैमनस हार्ट के पास इससे मुताल्लिक काफ़ी वसाइल और मालूमात है। मुझे डर है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब मुख्तलिफ ताकतें टावर को चैलेंज करने के लिए मुत्तहिद हो जाएंगी, ब्लू रेनबो ने सर हिलाते हुए कहा। फी शख्स एक डार्कनेस क्रिस्टल कोई मामूली कीमत नहीं थी। जब तक ज़रूरी ना हो कोई भी इतनी ज़्यादा फीस अदा नहीं करेगा। क्या होगा अगर मैं आपको थोड़े वक्त में इनशनेट गार्ड्स टावर को महफूज करने में मदद कर सकूं? सैफ अली ने पूछा। चैप्टर 2575 दीवानावार इंतखाब। आप हमें इनशनेट गार्ड्स टावर महफूज करने में मदद करेंगे? सैफ अली के सवाल ने ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड को दंग कर दिया। जी हाँ। जब तक आप किसी और से पहले इनशनेट गार्ड्स टावर को महफूज कर लेते हैं, आपके पास एक खास वक्त के लिए टावर के टेलीपोर्टेशन अरे का मुकम्मल कंट्रोल होगा। ठीक है, सैफ अली ने कहा। इनशनेट गार्ड्स टावर की कल 7 मंजिलें थीं, और हर एक में मुख्तलिफ दूसरी दुनियाओं के लिए कई टेलीपोर्टेशन अरे मौजूद थे। कुछ तो वसाइल से माला माल खुफिया ज़मीनों से भी जुड़े हुए थे। किसी भी मंजिल के ट्रायल्स को फतह करने वाला पहला खिलाड़ी इस मंजिल का पहला फ्लोर मास्टर बन जाता था। महीने में एक बार खिलाड़ी इस टाइटल के लिए मुकाबला कर सकते थे। अगर डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी इनशनेट गार्ड्स टावर की पहली मंजिल को फतह कर लेते, तो अगले एक माह तक इस मंजिल पर उनका मुकम्मल कंट्रोल होता, और इस दौरान कोई भी टेलीपोर्टेशन अरे के जरिए डार्क वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकता था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन इनशनेट गार्ड्स टावर डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट की तरह नहीं है। डार्क वर्ल्ड में अब जैसे गैर डार्क खिलाड़ियों को जिस शदीद दबाव का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा टावर के अंदर खिलाड़ियों को टूल्स इस्तेमाल करने से मना किया गया है। एनपीसीज भी टावर में दाखिल नहीं हो सकते।
खिलाड़ियों को ट्रायल्स को मुकम्मल करने के लिए अपनी ताकत और महारत पर भरोसा करना पड़ेगा, एल्डर गोल्ड ने कहा। इसे जीरो विंग की ताकत पर शक नहीं था, लेकिन इनशनेट गार्ड्स टावर डार्क वर्ल्ड में था, जहां गैर डार्क खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। टूल्स और एनपीसीज पर पाबंदी समेत जीरो विंग टावर में कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। अगर ये इतना आसान होता तो डैमनस हार्ट ने टावर को फतह करने की कोशिश में डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों को इकट्ठा करने की जहमत न की होती और उसके बजाय मरकजी बर्रे आज़म की सुपर पावर्स की मदद ली होती। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास आम तौर पर डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों को कुचलने की ताकत होती थी। ये दुरुस्त है। न सिर्फ इनशनेट गार्ड्स टावर के ट्रायल्स की वक्त की सख्त हद है, बल्कि हमें उन्हें मुकम्मल करने के लिए कम अज़ कम 203 माहिरीन की ज़रूरत होगी। काफ़ी खिलाड़ियों के बगैर हम अंदर मौजूद राक्षसों के गिरोहों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। टावर के शहरों पर कब्जा करना तो दूर की बात है। अगरचे हमारे गिल्ड्स बमुश्किल 203 माहिरीन जमा कर सकते हैं, लेकिन पहली मंजिल का ट्राई लेवल 100 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन जितना ही मुश्किल है। हमारे माहिरीन महज हथियारों, साजो सामान, स्किल्स और स्पील्स की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, ब्लू रेनबो ने सर हिलाते हुए इसरार किया। उनके दोनों गिल्ड्स ने इनशनेट गार्ड्स टावर पर छापा मारने पर गौर किया था, लेकिन यह कारनामा बहुत मुश्किल था। डार्क वर्ल्ड में कोई भी इनफरादी ताकत पहली मंजिल के ट्रायल को भी मुकम्मल नहीं कर सकती थी। बदकिस्मती से डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के पास अब दूसरी ताकतों के साथ इत्तेहाद का ऑप्शन नहीं बचा था। डार्क वर्ल्ड की हमला आवर फौज की शिकस्त के बाद डैमनस हार्ट ने जीरो विंग के साथ उनके गिल्ड्स के इत्तेहाद को बेनकाब कर दिया था, जिससे वो फौरी तौर पर बाकी डार्क वर्ल्ड से अलग थलग हो गए थे। नतीजे के तौर पर दोनों गिल्ड्स जीरो विंग के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करने पर मजबूर हो गए। अगर वो ऐसा न करते तो डैमनस हार्ट और डार्क वर्ल्ड की दीगर ताकतों के इनशनेट गार्ड्स टावर की पहली मंजिल फतह करने के बाद उनके गिल्ड्स तबाह हो जाते। पुरसुकून रहें, ये कोई मसला नहीं होगा, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। ताहम अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो मेरी एक इजाफी शर्त है। सैफ अली गार्ड्स डोमेन के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा इनशनेट गार्ड्स टावर के बारे में जानता था, और इस तरह वो जानता था कि दोनों गिल्ड्स के पास कामयाबी का कोई मौका नहीं है, चाहे वो मिलकर काम करें। ताहम ये सिर्फ मौजूदा डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के लिए सच था। क्या आप वाकई हमारी कामयाबी के बारे में इतने पुरएतमाद हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ब्लू रेनबो ने पूछा। वो जानती थी कि जीरो विंग के पास गैर मामूली 3 माहिरीन हैं, लेकिन डार्क वर्ल्ड में आम खिलाड़ियों को जिस दबाव का सामना करना पड़ता है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि आम डोमेन रीलिम के माहिरीन भी बेहतरीन तौर पर वाइड रीलिम के जंगी मयार का मुजाहरा कर सकेंगे। यही वजह थी कि मरकजी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने दूसरी दुनिया पर हमला करने के बजाय डार्क वर्ल्ड की ताकतों के साथ इत्तेहाद किया था। अगरचे मैं हमारी कामयाबी की जमानत नहीं दे सकता, लेकिन मैं 70 से 80% पर एतमाद हूं, सैफ अली ने जवाब दिया। 40%, एल्डर गोल्ड हुक्लाया, इसकी आंखें फैल गईं। अगर सैफ अली ने ज़ाती तौर पर डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट पर कब्जा न किया होता तो वो समझता कि ये सौरुड समीन किसी पागल खाने से भागा हुआ पागल है। डार्क वर्ल्ड के दबाव के बगैर भी मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इनशनेट गार्ड्स टावर की पहली मंजिल फतह करने की जमानत नहीं दी जा सकती थी। अपनी आसमान छूती बुनियादों के बावजूद जीरो विंग के पास बेहतरीन तौर पर 40% कामयाबी की शरह होनी चाहिए। 70-80% अमली तौर पर यकीनी फतह थी। क्या मैं आपकी शराइत जान सकती हूं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ब्लू रेनबो ने पुरसुकून होने के बाद पूछा। अगरचे वो नहीं जानती थी कि सैफ अली सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन अगर उसका मंसूबा कामयाब हो गया तो डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी को सिर्फ फायदा ही होगा। उनके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। ये काफी सादा है। मुझे इनशनेट गार्ड्स टावर के मुनाफा का 80% चाहिए। मैं आपके गिल्ड्स के मैन फोर्स अरकान को संभालने का इख्तियार भी चाहता हूं। इसके अलावा आने वाले खतरे के वक्त मेरा हुक्म आपके गिल्ड लीडर्स पर फौकियत रखेगा, सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। ये एल्डर गोल्ड हिचकिचाए बगैर न रह सका। अगर जीरो विंग ने उन्हें इनशनेट गार्ड्स टावर पर कंट्रोल हासिल करने में मदद की तो उनके गिल्ड्स को मुनाफा तकसीम करने में कोई एतराज नहीं होगा। वो सिर्फ 20% कबूल करने के लिए भी तैयार हो सकते थे, लेकिन अपने मैन फोर्स अरकान का कंट्रोल छोड़ना मुज़हका खेज था। पुरसुकून रहें, मैं आपकी मैन फोर्सेस की रोजमर्रा की सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं करूंगा।
जब मुझे उनकी जरूरत होगी तो उन्हें सिर्फ अहकामात पर अमल करने की जरूरत होगी, सैफ अली ने कहा। बिलाशुबा अब वापस जाकर मेरी तजवीज़ पर गौर करने के लिए वक्त ले सकते हैं। मुझे फौरन जवाब की जरूरत नहीं है। हमें इस पेशकश पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम डार्क रिपसवुडी इत्तेफाक करता है। बदले में जीरो विंग को हमारे गिल्ड मेंबर्स को टेलीपोर्टेशन गेट से आज़ादाना तौर पर सफ़र करने की इजाज़त देनी चाहिए। बिलाशुबा डार्क रिपसवुडी डार्क वर्ल्ड में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म कायम करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा, ब्लू रेनबो ने अचानक मुदाखलत की। रेनबो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपने गिल्ड की मैन फोर्स के इंतजामी हुकूक की बात कर रही हो? एल्डर गोल्ड ने हैरत से डार्क नाइट खातून को घूरते हुए पूछा। इस शर्त पर इत्तेफाक करना सैफ अली को डार्क रिपसवुडी की रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा सौंपने के बराबर था। ये दावा करना कि सैफ अली एक जुज़वी गिल्ड लीडर के तौर पर काम करेगा कोई मुबालगा आराई नहीं थी। मैं अब भी होश में हूं। मेरे गिल्ड लीडर ने मुझ पर जीरो विंग के साथ ताउन की अहमियत वाज़े कर दी है। मजीद बरा, मुझे नहीं लगता कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम वाकई हमारी दो गिल्ड्स की मैन फोर्सेस को पसंद करते हैं। ब्लू रेनबो ने सरगोशी के जरिए एल्डर गोल्ड को मतला किया। बुजुर्ग पर फौरी तौर पर हकीकत वाज़े हो गई। जीरो विंग के पास अब अफरादी कुव्वत की कमी नहीं थी। हर लम्हा बहुत से माहिरीन गिल्ड में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दे रहे थे और जीरो विंग अब डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट को कंट्रोल करता था। जब तक कोई इनशनेट गार्ड्स टावर को फाल नहीं करता, जीरो विंग का डार्क वर्ल्ड की शारद पर मजबूत कब्जा था। सच तो यह है कि सैफ अली भी थोड़ा हैरान था। इसे तवक्को नहीं थी कि ब्लू रेनबो इतनी फैसलाकुन तौर पर इत्तेफाक करेगी। किसी भी दूसरे बड़े गिल्ड का आला ओहदेदार गालिबन गुस्से में मोड़कर चला जाता। सौदा पक्का। डीटी सोसाइटी भी अब की शराइत से इत्तेफाक करेगी, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। ताहम डीटी सोसाइटी बदले में वही शराइत चाहती है जो डार्क रिपसवुडी को मिली हैं, एल्डर गोल्ड ने आह भरते हुए कहा। अब जबकि डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतें उनके गिल्ड्स को जीरो विंग के इत्तेहादियों के तौर पर पहचानती थीं, उनके पास आखिर तक जीरो विंग के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मजीद बरा, इस गिल्ड के साथ इत्तेहाद इस बात को यकीनी बनाएगा कि डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी दोनों अपने डार्क हम मनसबों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकें। ये कोई मसला नहीं होगा। एक बार जब हम मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे, अब के गिल्ड्स के मेंबरान टेलीपोर्टेशन गेट को जी भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सैफ अली ने इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद हम क्या करेंगे? एल्डर गोल्ड ने पूछा। डेमनस हार्ट पहले ही इनशनेट गार्ड्स टावर को फतह करने के लिए इत्तेहादियों की तलाश में जल्दी में था। जैसे ही इसकी टीम के पास काफी 3 माहिरीन होंगे, वो टावर के ट्रायल्स को चैलेंज करेगा। इसलिए डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के पास वक्त खत्म हो रहा था। सादा है, अपने मैन फोर्स मेंबर्स को फौरन स्टोन फॉरेस्ट सिटी भेज दें। जीरो विंग उनकी तरक्की की जिम्मेदारी लेगा, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्ड्स डोमेन में हर चीज खिलाड़ियों की ताकत पर मुनहसिर है, बशमूल टीम डंजिन्स और इनशनेट गार्ड्स टावर पर छापा मारना। जब तक वो दोनों गिल्ड्स के मैन फोर्स मेंबर्स को काफी मजबूत होने में मदद कर सकता है, टावर पर छापा मारना कोई मसला नहीं होगा। उनकी तरक्की, सैफ अली के मुतालबे ने ब्लू रेनबो को दंग कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा ऑप्शन चुनेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? लेवल 120 की खुफिया जमीन, पोवाइजन सिटी, सैफ अली ने ऐलान किया। चैप्टर 2576 खुफिया जमीन की तलाश। जब सैफ अली ने लेवल 120 की खुफिया जमीन पर जाने के अपने इरादों का इजहार किया, तो ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड दोनों बेज़बान रह गए। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अभी तक लेवल 110 के 100 रुकनी टीम डंजिन्स में एक बार भी कदम नहीं रखा था। दरहकीकत बमुश्किल कोई खिलाड़ी अभी तक लेवल 110 तक पहुंचा था। अगरचे खुफिया जमीनें डंजिन्स नहीं थीं, लेकिन वो इससे भी ज्यादा खतरनाक थीं। यहां तक कि सबसे महफूज खुफिया जमीन भी इसी लेवल के सपर लार्ज स्केल हार्ड मोड टीम डंजिन्स का मुकाबला कर सकती थी। यहां तक कि सुपर पावर्स भी लेवल 120 की खुफिया जमीन को तलाश करने की जुर्रत नहीं करेंगी। फिर भी सैफ अली इसके बारे में इतनी आसानी से बात कर रहा था जैसे वो मकामी मार्केट का दौरा कर रहा हो। एक लम्हे के लिए ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड को शक हुआ कि क्या वो वही गेम खेलते हैं जो सैफ अली खेलता है। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा जब उसने दोनों नुमाइंदों के हैरान चेहरे देखे। ननाओ, कुछ नहीं है।
सिर्फ ये कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हम लेवल 120 की खुफिया जमीन की बात कर रहे हैं। मुझे डर है कि हमारी मौजूदा लेवल्स और साजो सामान के साथ। एल्डर गोल्ड ने तशवीश से कहा, लेवल 120 की खुफिया जमीन में दाखिल होना कोई मसला नहीं होगा, यहां तक कि लेवल 1 का खिलाड़ी भी ऐसा कर सकता है। मसला ये था कि आया वो खुफिया जमीन से जिंदा बाहर निकल सकते हैं या नहीं। डंजन्स के बरक्स, खुफिया जमीनों की मुश्किल और राकेशों की तादाद मुकर्रर नहीं थी, बल्कि बेतरतीब थी। अगर कोई खुशकिस्मत होता तो जिंदा बचने के लिए 100 रुकनी टीम काफी होती। अगर नहीं तो उन्हें बाहर निकलने के लिए 1000 खिलाड़ियों यहां तक कि 5000 की टीम की जरूरत पड़ सकती थी। यही वजह थी कि खुफिया जमीनों पर छापा मारना इसी लेवल के टीम डंजन पर छापा मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता था। आमतौर पर गिल्ड्स खुफिया जमीन पर छापा मारने के लिए अपने अरकान का एक बड़ा हिस्सा मुतहर्रिक करते थे, लेकिन लेवल 100 के बाद सिर्फ 3 माहिरीन के जिंदा बचने का कोई इम्कान था। फिर 2 माहिरीन सिर्फ उन्हें पीछे खींचेंगे। दूसरे लफ्जों में, गिल्ड्स लेवल 100 प्लस खुफिया जमीनों पर छापा मारने के लिए अपनी तमाम दस्तयाब अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उन्हें 3 माहिरीन की एक छोटी तादाद पर भरोसा करना पड़ता था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों और सुपर पावर्स ने लेवल 100 की हद उबूर करने के बाद भी लेवल 100 प्लस खुफिया जमीनों पर छापा मारने की जहमत नहीं की थी। पुरसुकून रहें, जब तक हर कोई मेरे अहकामात पर अमल करेगा हमें कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान पोवाइजन सिटी इस बात के लिए मशहूर था कि वो कितना नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक था। यहां तक कि जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने कई हजार 3 माहिरीन की टीम भेजी थी, वो छापा मुकम्मल करने में नाकाम रहे थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने खुफिया जमीन को तब ही फतह किया था जब उनके माहिरीन टिर 4 तक पहुंच गए थे। ताहम सैफ अली का पोवाइजन सिटी पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ सुलेमान की तलवार का वो टुकड़ा चाहता था जो अंदर छुपा हुआ था। मजीद बरा, अब उसके पास फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक की इब्बिसिल ब्लेड और रंग ऑफ गोस्पिल मौजूद थी। इस कोशिश में अंगूठी खास तौर पर मददगार साबित होगी। एक बार जब वो इंटरमीडिएट मास्टर म्यूजिशियन बन गया तो उसने महसूस किया कि वो रंग ऑफ गोस्पिल के असरात को इतना बढ़ा सकता है कि वो 4 राकेशों के खिलाफ भी मुअस्सर हो, जिससे तलवार का टुकड़ा हासिल करने के इसके इम्कानात काफी बढ़ गए। अब उसके पास सिर्फ तादाद की कमी थी। आमतौर पर लेवल 100 प्लस खुफिया जमीनों पर छापा मारने के लिए कम अज कम 1003 माहिरीन की जरूरत होती है, लेकिन हील लीजन के 303 माहिरीन के साथ भी इसके पास अपने कमान में सिर्फ 500 के करीब थे। इतनी छोटी टीम को खुफिया जमीन में ले जाना बहुत खतरनाक था। ताहम अगर वो डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के 200 से ज्यादा 3 माहिरीन को शामिल कर लेता तो उसके पास सुलेमान की तलवार का टुकड़ा हासिल करने का कहीं ज्यादा इम्कान होता। ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड को अब भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन चूंकि वो सैफ अली के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर चुके थे, इसलिए वो बगैर किसी अच्छी वजह के अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। दोनों नुमाइंदों ने फिर अपने गिल्ड से राब्ता किया, खुफिया तौर पर अपने 3 माहिरीन को इकट्ठा किया। दरी असना सैफ अली ने जीरो विंग के माहिरीन और हील लीजन को इकट्ठा किया। डार्क वर्ल्ड में जीरो विंग, डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के दरमियान इत्तेहाद की खबर तेजी से फैल गई। पूरी दूसरी दुनिया में एक हंगामा बरपा हो गया, और जब डार्क वर्ल्ड के बहुत से आज़ाद खिलाड़ियों को मालूम हुआ कि दोनों डार्क गिल्ड्स के मेंबरान टेलीपोर्टेशन गेट को मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनमें से बहुत से लोगों ने दरखास्तें देना शुरू कर दीं। एल्डर हार्ट वर्ल्ड डोमिनेशन ने जीरो विंग के खिलाफ हमले की क़यादत करने के लिए डेमनज हार्ट की हिदायत पर अमल किया, और फिर भी गिल्ड की साख खाक में मिल गई है और ये डार्क वर्ल्ड की शर्मिंदगी बन गया है। इससे भी बदतर बात यह है कि डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी जीरो विंग के साथ इत्तेहाद के बाद नाकाबिल यकीन हद तक मकबूल हो गए हैं। अगर आप अब भी कुछ ठोस पेश नहीं कर सकते तो हमें भी ऐसा ही करने पर गौर करना पड़ेगा। डॉन डोमेनस ने फ्यूरियस हार्ट को सर्द लहजे में मतला किया, जो इस्तकबालिया कमरे में इसके सामने बैठा था। बरा करम, इत्मीनान रखें गिल्ड लीडर डॉन। हम वर्ल्ड डोमिनेशन को इस सूरत हाल में मदऊ करने के जिम्मेदार हैं, और हम आपके गिल्ड को इसका नुकसान नहीं उठाने देंगे। क्या आप जीरो विंग से बदला नहीं लेना चाहते? गिल्ड लीडर डॉन फ्यूरियस हार्ट ने पूछा। न सिर्फ जीरो विंग के पास मकबूल स्टोन फॉरेस्ट सिटी है, बल्कि इसने डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट का कंट्रोल भी संभाल लिया है। ये मशरकी बर्रे आज़म पर सबकी तवज्जो का मरकज है, लेकिन जो कील बाहर निकली होती है
इसे हथौड़े से ठोंक दिया जाता है। बहुत सी सुपर पावर्स इस वक्त जीरो विंग की मकबूलियत को नागवार महसूस कर रही है। मुझे कुछ अमली चाहिए, खाली वादे नहीं, डॉन डोमेनस गुस्से से बोला और आंखें घुमाई। वो फ्यूरियस हार्ट की मंतिक समझता था, लेकिन मसला ये था कि इस वक्त कोई भी जीरो विंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ताहम मसला ये था कि इस वक्त कोई भी जीरो विंग के खिलाफ कुछ करने के काबिल नहीं था। हमें खामोशी से काफी सुपर पावर्स से फंडिंग मिली है। हमने हथियारों और साजो सामान का कर्ज भी हासिल कर लिया है। अगर वर्ल्ड डोमिनेशन हमारे इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार है तो हम आपको 10 दिनों के लिए लेवल 105 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के 50 सीट और डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 10 सीट बगैर किसी कीमत के उधार देंगे, फ्यूरियस हार्ट ने मुस्कुराते हुए सुकून से कहा। इसके बारे में क्या ख्याल है? यहां तक कि आम सुपर पावर्स को भी ऐसा सामान हासिल करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, लेकिन वर्ल्ड डोमिनेशन हमारे इत्तेहाद में शामिल होकर इसे उधार ले सकता है। इन सीटों के साथ आपका गिल्ड लेवल 100 के टीम डंजन्स पर छापा मार सकता है, जिससे मजीद आला दर्जे के हथियार और सामान हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार जब हम इनशनेट गार्ड्स टावर पर कब्जा कर लेंगे तो वर्ल्ड डोमिनेशन को टावर के 5% हिस्से मिलेंगे। ये इससे कहीं बेहतर पेशकश है जो डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी ने जीरो विंग से कबूल की है, क्या आपको नहीं लगता? लेवल 105 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के 50 सीट और लेवल 105 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के 10 सीट फ्यूरियस हार्ट के सौदे की शराइत ने डॉन डोमेनस को दंग कर दिया। आप इतने ज्यादा टॉप सामान पर हाथ डाल सकते हैं। अगरचे वो जानता था कि जंग के नतीजे ने डैमनस हार्ट और बाहर की दुनिया की सुपर पावर्स को मुश्तइल कर दिया है, लेकिन इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो जीरो विंग से निपटने के लिए इस हद तक जाएंगे। इतने ज्यादा टॉप सामान के साथ वो एक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर 100 रुकनी टीम को मुसल्ला कर सकता था। यहां तक कि लेवल 100 के सुपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स और लेवल 110 के मीथक फील्ड बासेस पर छापा मारना भी मुमकिन होगा। लेवल 100 के 100 रुकनी टीम डंजन्स का तो जिक्र ही किया है। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट जाने का उनका मकसद क्या था? बेहतर हथियार और सामान हासिल करना और तेजी से लेवल्स बढ़ाना। अगर उनके पास काफी टॉप हथियार और सामान होता तो क्या लीवलिंग और मजीद हासिल करना अब भी कोई मसला होता? इसकी फिक्र न करें गिल्ड लीडर डॉन, बस मुआहदे पर दस्तखत करें और हम वदा किया गया सामान फौरन आपके हवाले कर देंगे, फ्यूरियस हार्ट ने मुस्कुराते हुए इसरार किया। सौदा पक्का। मैं आपकी पेशकश से इत्तेफाक करता हूं, डॉन डोमेनस ने ऐलान किया। बहुत अच्छा, मैं फौरन अपने वाइस गिल्ड लीडर से राब्ता करूंगा। आपको वदा किया गया हथियार और सामान आधे दिन के अंदर मिल जाएगा, फ्यूरियस हार्ट ने कहा। डॉन डोमेनस के रद्दे अमल पर उसे जरा भी हैरत नहीं हुई। सिर्फ एक बेवकूफ ही ऐसी पेशकश को ठुकराएगा। मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद फ्यूरियस हार्ट वर्ल्ड डोमिनेशन की रहाइशगाह से निकला और डेमन सिटी वापस आ गया। क्या सब कुछ तय हो गया है? फ्लेमिंग लाइट ने अपना सर उठाया और पूछा जैसे ही फ्यूरियस हार्ट इसके दफ्तर में दाखिल हुआ। हो गया है। डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतें हमारे इत्तेहाद में शामिल होने पर राजी हो गई हैं। हम किसी भी वक्त इनशनेट गार्ड्स टावर पर छापा मार सकते हैं, फ्यूरियस हार्ट ने रिपोर्ट दी। अच्छा, फ्लेमिंग लाइट ने मुतमईन होकर सर हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने बात जारी रखी। जीरो विंग को लगता होगा कि मैं अब बेबस हूं क्योंकि वो डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट को कंट्रोल करता है। बदकिस्मती से जीरो विंग इस बात से बेखबर है कि उसके इक़दामात ने सिर्फ मजीद नफरत और गुस्सा कमाया है। जीरो विंग का कोई पस मंजर नहीं था, फिर भी वो दौलत और वसाइल के पहाड़ पर बैठा था। कोई ये भी कह सकता था कि उसने डार्क वर्ल्ड के तमाम वसाइल पर इजारादारी कायम कर ली थी। कुदरती तौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स गिल्ड को इससे बचने नहीं देंगी। इसलिए उंगली उठाए बगैर बहुत सी सुपर पावर्स और कॉरपोरेशंस ने इससे राब्ता किया था और जीरो विंग को इसके तख्त से नीचे गिराने के बदले हर किस्म के वसाइल फराहम करने का ऐलान किया था। जब तक डैमनस हार्ट इनशनेट गार्ड्स टावर को महफूज कर लेता है, ये जीरो विंग के लिए तारीख दौर का आगाज होगा। अगर जीरो विंग ने फरमाबरदारी से शिकस्त तस्लीम कर ली होती तो वो सिर्फ कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट खोता, लेकिन अब वो सब कुछ खो देगा। आखिरकार गिल्ड की नाइट डिवीजन कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट तक महदूद थी। दूसरी जगह सैफ अली डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के मैन फोर्स मेंबर्स के साथ पोआइजन सिटी पहुंच चुका था। जिस लम्हे डार्क खिलाड़ियों ने खुफिया जमीन में कदम रखा, वो कांप उठे। सियाह धुंध ने जमीन को ढांप रखा था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे वो इसमें कदम रखते ही बादलों पर चल रहे हों। उन्हें अचानक सर्दी और भूख भी महसूस हुई और उनके 5 हवास और रद्द अमल की रफ्तार कमजोर हो गई थी। यहाँ वो अपनी मामूल की जंगी ताकत का आधा भी जाहिर नहीं कर सकेंगे। ताहम सियाधुंध सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। वो पोवाइजन सिटी के बाहर जंगल में घूमने वाले लेवल 115 प्लस राक्षसों से कहीं ज्यादा खौफजदा थे। यहाँ का कमजोर तरीन राक्षस भी हाई लॉर्ड था और बहुत से ग्रेट लॉर्ड और ग्रैंड लॉर्ड रैंक के वानरंग सिविल थे। ये राक्षस इस फौज के अरकान थे जो सियाधुंध के उन्हें निगलने से पहले पोवाइजन सिटी की हिफाजत करती थी। वो उन राक्षसों के जितना करीब जाते, इलाके में मौजूद सुनकुनरन तवानाई उन्हें इतना ही ज्यादा मुतासिर करती। यकीनन यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं। सैफ अली भी हैरान हुआ जब उसने करीब ही वानरंग सोलिस को देखा। न सिर्फ खुफिया जमीन में इसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले में कहीं ज्यादा राक्षस थे, बल्कि इस इलाके को घेरे हुए मौत की तवानाई भी ज्यादा घनी थी। बिलाशुबा ये इसे खुफिया जमीन की तलाश से रोकने के लिए काफी नहीं था और वो कोला और दूसरों की तरफ मुड़ा, राक्षसों को ललकारना शुरू करे, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा नहीं। 5-600 काफी होंगे। सैफ अली के हुक्म ने डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के अरकान को बेजबान कर दिया। उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने एक वक्त में 100 राक्षसों का मुकाबला किया तो वो खत्म हो जाएंगे, 500 तो दूर की बात है। इस मैप में मौत की तवानाई बहुत ताकतवर थी और ये तमाम राक्षस लेवल 115 इससे ज्यादा के थे। एक साथ 5-600 से लड़ने की कोशिश करना खुदकुशी थी। ठीक है। ताहम कोला, फायर डांस और दीगर पर कोई असर नहीं हुआ। वो फौरन अकेले जंगल में दौड़ पड़े और वानरंग सिविल की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना शुरू कर दी। चैप्टर 2577 लेवल 120 का फर्क, खौफनाक दौलत। जैसे ही कोला, फायर डांस और दीगर खामोश जंगल से गुजरे, उन्होंने एक हंगामा बर्पा कर दिया। वानरंग सोलिस के छोटे गिरोह गुस्ताख खिलाड़ियों की तरफ उड़ने लगे और जल्द ही उन्हें घेर लिया। ये राक्षस इतने तेज थे कि आम माहिरीन के पास बच निकलने का कोई मौका नहीं होता। ताहम कोला और जीरो विंग के दीगर एमटीज के लिए ये घेराव अमली तौर पर न होने के बराबर था। ना रुकने वाले टैंकों की तरह वो राक्षसों के दरमियान से गुजरे और अपनी ढालों से उनके रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को एक तरफ धकेल दिया। वानरंग सोलिस में से कोई भी उनकी पेश कदमी नहीं रोक सका। दरी असना, फायर डांस और दीगर ज्यादा चुस्त खिलाड़ियों ने वानरंग सोलिस के गिर्द पैंतरा बदला और किसी को भी उन पर हाथ नहीं डालने दिया। मौत की वो तवानाई जो वानरंग सोलिस से खारिज हो रही थी, इसका कोला, फायर डांस और उनके साथियों पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी पोशीदा रुकावट ने उन्हें मौत की तवानाई के सुनकुनरन से बचा रखा हो। कुछ ही देर में कोला और दूसरों ने तकरीबन 600 राक्षसों को टीम के बाकी अरकान की तरफ खींच लिया था। वानरंग सिविल लेवल 115, HP 45-000/45-0000000। इलियट वानरंग सिविल लेवल 116, HP 120-00000/120-0000000। कर्ज्ड सिविल लेवल 116, HP 400-000/400-00000। 400 से ज्यादा वानरंग सोलिस, 100 से ज्यादा इलियट वानरंग सोलिस और 6 कर्ज सोलिस का सामना करते हुए टीम का हर रुकन कांपने लगा। आम राक्षसों के बरक्स ये वानरंग सोलिस कभी पोवाइजन सिटी के जंगजू थे। मौत के बाद भी उन्होंने वो महारतें बरकरार रखी थीं जो वो जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। जब कई सौ वानरंग सोलिस जमा होते तो वो दरहकीकत एक जंगी सफ बनाते और अगरचे ये बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन इसने राक्षसों की नकलो हरकत की रफ्तार और रद्द अमल की रफ्तार को नुमायां तौर पर बढ़ा दिया था। राक्षसों के गिर्दमाना की एक हल्की तह भी नमूदार हुई थी, जिससे उनके दिफा और उनके स्किल्स और स्पील्स की ताकत में इजाफा हुआ था। ताहम टीम ये देखकर और भी हैरान हुई कि ये वानरंग सोलिस आम राक्षसों की तरह सादा पैक हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुनासिब फॉर्मेशन में हरकत कर रहे थे। ढालों और हंगामी हथियारों वाले वानरंग सोलिस ग्रुप के सामने आ गए, जबकि कमानों और लाठियों वाले पीछे खड़े रहे। छोटी फौज आहिस्ता आहिस्ता और मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ी। तो ये लेवल 120 की खुफिया जमीन है। ब्लू रेनबो ये देखकर हैरान रह गई कि राक्षस एक वर्दी पोश फौज की तरह मार्च कर रहे हैं। अगरचे वो जानती थी कि लेवल 100 प्लस खुफिया जमीनें गैर मामूली हैं,
लेकिन वो इसे खुद तजर्बा करने पर अपनी हैरत को न रोक सकी। ये राकुशस पहले ही एक बड़ा चैलेंज थे क्योंकि उनके बुनियादी औसाफ इसी टर और लेवल के खिलाड़ियों से ज्यादा थे। उनके पास एचपी और दिफा भी कहीं ज्यादा था। अब जबकि वो एनपीसीज की तरह मुनज़्ज़म होकर लड़ सकते थे, उनकी जंगी ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। अगर उनकी टीम के पास अददी बरतरी न होती तो उनके पास कोई मौका न होता। यहां तक कि हील रश भी आने वाली फौज को देखकर परेशान हो गया। आमतौर पर हील लीजन के माहिरीन को उन राकेशों से 1-on-1 लड़ने में कोई मसला नहीं होता। यहां तक कि ग्रैंड लॉर्ड रैंक के कर्ज सोलिस भी हील लीजन के काबू से बाहर नहीं होंगे, लेकिन अब उन राकेशों की अपनी जंगी सफ थी। न सिर्फ इस जंगी सफ ने वानड्रन सोलिस की जिस्मानी कारकर्दगी को बढ़ाया, बल्कि इसने उनके कमजोर निकात की तादाद को भी नुमायां तौर पर कम कर दिया। राकेशों के लेवल के फायदे समेत हील लीजन के लिए भी इग्नोर लेवल्स एट्रीब्यूट वाले हथियारों और सामान की मदद के बगैर ये एक मुश्किल जंग होने वाली थी। सिर्फ सैफ अली पोवाइजन सिटी के खौफनाक राकेशों से मुतासिर नहीं हुआ। ये गार्ड्स डोमेन के राकेशों की असल जंगी ताकत थी। लेवल 115 से पहले के तमाम राकुशस महज रुकावटें थीं ताकि खिलाड़ियों को गेम की आदत डालने में मदद मिल सके। एक बार जब खिलाड़ी लेवल 120 की हद के करीब पहुंच जाते, ताहम गार्ड्स डोमेन अब अपने खिलाड़ियों की रियायत नहीं करता था। इसके बजाय खिलाड़ियों को गार्ड्स डोमेन के मुताबिक ढलना पड़ता था। राकुशस जानदारों की तरह बर्ताव करना शुरू कर देते, अपनी अपनी खुसूसियात के साथ। अगर खिलाड़ी उन खुसूसियात का फायदा नहीं उठा सकते थे तो उसी टिक के माहिरीन भी 1-on-1 लड़ाई में गिर जाते। यही वजह थी कि लेवल 120 की खुफिया ज़मीनें और टीम डंजन्स 3 खिलाड़ियों के लिए हकीकी खजाने थे, जिनमें हर किस्म की कदीम विरासत, स्कल और स्पेल बक्स मौजूद। जैसे ही उनडेड लश्कर करीब आया, डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के खिलाड़ियों ने ज़हनी तौर पर एक मुश्किल लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया। दरीं असना, सैफ अली ने रंग ऑफ गोस्पेल निकाली और मनी ईचर वर्ड को फ़ाल करने के लिए 5000 मैजिक क्रिस्टल खर्च किए। ख्याली दुनिया नाजिल हुई और उनडेड लश्कर के बुनियादी औसाफ तेजी से गिर गए। उनके रद्द अमल की रफ्तार और जिस्मानी साख्त भी गिर गई। टीम में मौजूद डार्क खिलाड़ी हक्का बका रह गए। उन्होंने पहले भी रंग ऑफ गोस्पेल की ताकत का तजुर्बा किया था, लेकिन वो अब भी इतने ही हैरान थे जितने पहली बार हुए थे। एक लम्हा पहले उनके हवास ने उन्हें खबरदार किया था कि ये उनडेड ताकतवर हरीफ हैं, लेकिन अब राकेशों को शिकस्त देना निस्बतन आसान लग रहा था। वो ये महसूस किए बगैर न रह सके कि वो शुक्रगुजार हैं कि सैफ अली उनकी तरफ खड़ा है, उनके खिलाफ नहीं। ठीक है, हमला। आइए इस जंग को जल्दी खत्म करें, सैफ अली ने हुक्म दिया जब उसे एहसास हुआ कि इसकी ज्यादातर टीम अब भी हैरत ज़दा है। रंग ऑफ गोस्पेल वाकई एक हैरत अंगेज टूल था, लेकिन यह नाकाबिल यकीन हद तक महंगा था। सिर्फ 10 मिनट तक मनी ईचर वर्ड को बरकरार रखने की कीमत 5000 मैजिक क्रिस्टल थी। सैफ अली के हुक्म ने सबको उनकी हैरत से निकाल दिया और उन्होंने आने वाले लश्कर के खिलाफ स्किल्स और स्पील्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब जबकि उन्हें बुनियादी औसाफ में बरतरी हासिल थी, फतह का तेज तरीन और आसान तरीन तरीका उन वानड्रन सोलिस का बड़ा रास्त सामना करना था। गुम गुम गुम। जब 3 स्किल्स और स्पील्स की पहली बौछार हुई तो जमीन और करीबी जंगल शिद्दत से लरज उठे। बमबारी ने उनके गिरदोनवा के इलाके को भी बदल दिया। 10 मिनट के बाद इनडेड लश्कर का 80% से ज्यादा हिस्सा गिर चुका था और चंद बच जाने वालों के पास सिर्फ थोड़ी सी एचपी बाकी थी। मनी ईचर वर्ड के दबाव के बगैर भी टीम बाकी मानदा राकेशों को खत्म करने के लिए अपनी जबरदस्त अददी बरतरी पर भरोसा कर सकती थी। लड़ाई के दौरान टीम के हर रुकन को यह तजुर्बा करने का मौका मिला कि मैन गार्ड सिस्टम के डिजाइन करदा एक हकीकी राकुशस का सामना करना कैसा होता है। मैन गार्ड सिस्टम ने वानड्रन सोलिस को जरा भी नहीं रोका था और उनका अपने से खारिज होने वाली मौत की तवानाई पर नाकाबिल यकीन कंट्रोल था। अगर खिलाड़ी अपनी हिफाजत के लिए अपनी माना को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो मौत की तवानाई तेजी से उनके जिस्मों को मुतासिर करेगी। आमतौर पर यह सीखने का अमल नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक होता है। अगर खिलाड़ी अपना दिफा करने में नाकाम रहते तो सुनकुनरन उन्हें आर्जी तौर पर मफलूज कर देता। ऐसी सूरत में अचानक मौत हैरान कुन नहीं होगी। खुशकिस्मती से टीम के पास सिर्फ जबरदस्त अददी बरतरी ही नहीं थी, उनके सामने मौजूद राकुशस मौत के दहाने पर थे और नतीजे के तौर पर उनकी जंगी ताकत थोड़ी कम हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहीं कम खतरा पैदा किया।
टीम का हर खिलाड़ी टीम का माहिर था, जिसके पास आम खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा टैलेंट और जंगी मेयार था। अगरचे उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसी लड़ाई का तजर्बा किया था, लेकिन उन सब ने माना कंट्रोल और अपने माना बॉडीज के बारे में एक नई समझ हासिल कर ली थी। ताहम टीम हलाकशदा वानडरंग सोलिस से मिलने वाली EXP देखकर कहीं ज्यादा हैरान हुई। राकेशों ने इतनी वाफर EXPD के ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड भी दंग रह गए। टीम के हर रुकन ने सिर्फ 600 के करीब वानडरंग सोलिस को शिकस्त देने के बाद अपने तजुर्बे की पट्टियों में नुमाया इजाफा देखा। कुछ खिलाड़ी तो लेवल 107 से 108 तक पहुंच गए। यहां उनकी लेवलिंग की रफ्तार बाहर की दुनिया के मुकाबले में कम अज कम 10 गना ज्यादा थी। मजीद बरा, राकेशों ने बहुत सारा लूट माल गिराया था। पूरी मैदान जंग में अशिया बिखरी हुई थीं। इन राकेशों के गिरने की शरह बाहर की दुनिया के राकेशों के मुकाबले में दुगना से ज्यादा थी, खास तौर पर जब बात हथियारों और सामान की हो। यहां तक कि सामान का कमजोर तरीन टुकड़ा भी लेवल 115 का मिस्ट्रेस आयरन रैंक था और लेवल 115 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के 6 टुकड़े गिरे थे। थोड़ी देर के लिए डार्क खिलाड़ियों की आंखें खून आलूद हो गईं। उनके लिए लेवल 115 का मिस्ट्रेस आयरन इक्विपमेंट शायद औसत दर्जे का हो, लेकिन लेवल 115 का सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट नाकाबिल यकीन हद तक कीमती था। जब तक वो लेवल रिडिक्शन जेम स्टोन्स लगाते, वो लेवल 110 तक पहुंचने के बाद लेवल 115 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट से खुद को मुसल्ला कर सकते थे। कुदरती तौर पर लेवल 115 का सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट लेवल 110 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट से थोड़ा बेहतर था। सामान के गिरने की कम शरह की वजह से मुख्तलिफ ताकतें लेवल 105 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट की तलाश में पागल हो रही थीं। वो लेवल 110 के फाइन गोल्ड आइटम्स का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते थे। अब 15 मिनट से भी कम वक्त तक लड़ने के बाद उनकी टीम ने लेवल 115 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के 6 टुकड़े हासिल कर लिए थे। अगर वो यहां पूरा दिन ग्राइंडिंग करते तो उनकी फसल फलकियाती होती। जबकि डार्क रिपसवुडी और DT सोसाइटी के अरकान इतने ज्यादा लूट माल पर जीरो विंग से हसद कर रहे थे, फायर डांस, जो अशिया जमा करने की जिम्मेदार थी, जोश और खरूश से सैफ अली के पास भागती हुई आई। गिल्ड लीडर, ये गिर गया। चैप्टर 2578 खौफनाक जीरो विंग। जैसे ही फायर डांस एक फटी पुरानी किताब के साथ करीब आई, सैफ अली की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये इतनी आसानी से गिर गया? ओवाइजन सिटी के गिर्द घूमने वाले राकेशों के मारे जाने पर 2 सपोर्ट आइटम्स गिरने का इम्कान होता था और दोनों की कीमत हजारों सोने के बराबर थी। ताहम कोई भी खुशी से किसी भी सपोर्ट आइटम को नहीं छोड़ेगा, चाहे इसे लेवल 100 प्लस की एपिक चीज ही क्यों ना पेश की जाए। इन 2 अशिया में से एक कदीम दवा थी, जबकि दूसरी माना बैटल ईरे थी। जेर बहस कदीम दवा खिलाड़ियों के माना बॉडीज को खोलने के अमल को तेज कर सकती थी, जबकि मुस्तकिल तौर पर उनके माना कंट्रोल को बेहतर बनाती थी। इस दवा के साथ आर्म्ड 3 खिलाड़ी भी 2 माह के अंदर अपने माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को खोल सकते थे। दूसरी तरफ माना बैटल ईरे इससे भी ज्यादा हैरान कुन था। आमतौर पर जंगी सफ़ों को खिलाड़ियों के सामान में कंधा करना पड़ता था, जिसका मतलब ये था कि एक बार जब खिलाड़ी अपने जंगी सफ़ के सामान को तब्दील करते तो वो जंगी सफ़ खो देते। ताहम खिलाड़ी पोवाइजन सिटी में पाए जाने वाले माना बैटल ईरे को बराह रास्त सीख सकते थे, इसलिए उन्हें नए सामान पर स्विच करते वक्त जंगी सफ़ खोने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। खिलाड़ी इसे हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। माना बैटल ईरे को फ़ाल करने के लिए कम से कम 12 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती थी। एक बार फ़ाल होने के बाद न सिर्फ ये खिलाड़ियों के गिर्द माना की कसाफत में इजाफा करेगा, बल्कि खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ में भी इजाफा होगा। सबसे अहम बात यह है कि जंगी सफ़ खिलाड़ियों के गिर्द माना आर्मर की एक तह बनाएगी, जिससे उनकी जादुई मुज़ाहमत और गैर मुल्की तवानाइयों के सुनकुनरन के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ेगी। फायर डांस के हाथ में मौजूद किताब कोई और नहीं बल्कि माना बैटल ईरे थी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि वो इतनी पुरजोश थी। चूंकि माना बैटल ईरे एक स्कल की तरह था, इसलिए इसे वहां इस्तेमाल किया जा सकता था जहां टूल्स ममनू थे, जैसे गार्ड्स डोमेन के बहुत से लेवल 100 प्लस मैप्स और टीम डंजिन्स में। इन मकामात पर माना बैटल ईरे अमली तौर पर अनमोल था। माजी में मुख्तलिफ ताकतें पोवाइजन सिटी के करीब ग्राइंडिंग करते हुए 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त गुजारती थीं बगैर एक भी माना बैटल ईरे हासिल किए, और फिर भी वानडरंग सोलिस की एक ही लहर से एक गिर गया था। मौजूदा गिरने की शरह हैरान कुन थी। जब हील रश और दूसरों ने माना बैटल ईरे की मालूमात देखी
तो वो थोड़ा हसद महसूस किए बगैर न रह सके। एक मुकम्मल सेट के साथ कोई टीम की मजमूई ताकत को बिल्कुल नई सतह पर ले जा सकता है। माना बैटल ईरे खास तौर पर तब मददगार साबित होगा जब टीमें मखसूस मैप्स और डंजन्स को तलाश करेंगी और सामान की ज़रूरियात को पूरा नहीं करेंगी। वो किताब लेवल 115 के टॉप हथियारों और सामान से भी ज्यादा कीमती थी। अब जबकि वो जानते थे कि वानडरंग सोलिज माना बैटल ईरे जैसी जबरदस्त चीज गिरा सकते हैं, जीरो विंग के अरकान लड़ाई के जज्बे से मगलूब हो गए। उला और दूसरों ने मजीद वानडरंग सोलिज को ललकारने के लिए फौरन मैन टीम से अलहदगी इख्तियार कर ली। मजीद बरा, अब वो जानते थे कि टीम रंग ऑफ गोसपिल की मदद से आसानी से 600 वानडरंग सोलिज को संभाल सकती है, और इसलिए उन्होंने अंगूठी के असरात को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए इससे भी ज्यादा राकेशों को इकट्ठा करने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद कोला और उसके साथी तकरीबन 800 वानडरंग सोलिस के साथ टीम की तरफ भागे जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे। ये देखकर टीम के अरकान ने अपनी तवज्जो तेज की और जंग के लिए तैयार हो गए। अगले 3 दिनों के दौरान टीम ने पोवाइजन सिटी के गिर्द जंगल में वानडरंग सोलिस पर बेचीनी से ग्राइंडिंग की। 3 दिनों के बाद टीम के हर रुकन ने 5 लेवल्स हासिल कर लिए थे। फायर डांस, कोला और जीरो विंग के दीगर अरकान लेवल 114 तक पहुंच गए थे, जबकि सैफ अली लेवल 115 तक पहुंच गया था। दरी असना, डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के अरकान लेवल 112 और 113 तक पहुंच गए थे। उनकी लेवल्स मुख्तलिफ सपर पावर्स को भी हैरान कर देंगी। टीम में मौजूद डार्क खिलाड़ियों की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा के लिए पोवाइजन सिटी में रह सकें। 3 दिनों में 5 लेवल्स बढ़ाना इंसानी बात थी, खास तौर पर उनकी लेवल्स पर। आमतौर पर वो हर 5 दिन में एक बार लेवल अप होने पर खुशकिस्मत होते। अगर वो किसी को बताते तो कोई उन पर यकीन न करता। दरी असना, ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड आखिरकार समझ गए कि सैफ अली उन्हें इनशनेट गार्ड्स टावर फतह करने में मदद करने के बारे में इतना पुरएतिमाद क्यों था। लिविलिंग की ये रफ्तार महज पागल कर देने वाली थी। मजीद बरा, इन राकेशों से लड़ने ने उन्हें अपने जंगी मैार को तेजी से बेहतर बनाने में मदद दी थी। जो बात डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के अरकान नहीं जानते थे वो ये थी कि सैफ अली ने इस 3 रोज़ा ग्राइंडिंग को मुमकिन बनाने के लिए फलकियाती तादाद में मैजिक क्रिस्टल खर्च किए थे। वो अपने बैग में 6 लाख मैजिक क्रिस्टल लेकर आया था, लेकिन अब उसके पास 50,000 से भी कम बाकी थे। मजीद बरा, उसने मनी ईचर वर्ड को किफ़ायत शियारी से इस्तेमाल किया था, वरना वो अब तक तमाम 6 लाख क्रिस्टल उड़ा चुका होता। बिलाशुबा बदले में उसे जो इनाम मिला वो हैरत अंगेज था। पिछले 3 दिनों के दौरान उसने लेवल 115 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के 700 से ज्यादा टुकड़े और लेवल 115 के मिस्टरीस आयरन इक्विपमेंट के 5000 से ज्यादा टुकड़े हासिल किए थे। वो मिस्टरीस आयरन इक्विपमेंट बेचकर इस ग्राइंडिंग की कीमत आसानी से वापस कमा सकता था। उसने लेवल 115 के फाइन गोल्ड हथियारों और सामान के कल 87 टुकड़े भी हासिल किए थे। बिलाशुबा सैफ अली का गिरने वाले किसी भी हथियारा सामान के टुकड़े को बेचने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो उन्हें अपने गिल्ड के साथियों के लिए दस्तयाब कराएगा। हर हथियार और सामान के टुकड़े में लेवल रिडक्शन जेमस्टोन लगाने के बाद उसने उन्हें ब्लू फरोसट और शेल्टर 1 से जीरो विंग के दीगर अरकान में तकसीम कर दिया, जिससे उनके बुनियादी औसाफ में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब उनके औसाफ हील लीजन के माहिरीन से भी ज्यादा थे। यहां तक कि नीदर वर्ल्ड एम्परर में भी हील लीजन के अरकान माहिरीन में माहिर थे। इनमें से हर एक ने लेवल 105 का फाइन गोल्ड इक्विपमेंट पहन रखा था, कुछ ने डार्क गोल्ड रैंक की अशिया पहन रखी थीं। उनके सामान के मैार मुख्तलिफ सपर पावर्स के माहिरीन के मुकाबले में भी सरे फहरिस्त थे, फिर भी ये इन अशिया से 2 दर्जे कमजोर थे जो ब्लू फरोसट और उसकी टीम ने पहन रखी थी। बिलाशुबा सैफ अली ने हील लीजन के साथ बुरा सलूक नहीं किया और लीजन के अरकान को लेवल 115 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट का एक हिस्सा दिया। आखिरकार इसका नीदर वर्ल्ड एम्परर के साथ एक मुआहिदा था जिसके तहत इसे हील लीजन के सामान को अप टू डेट रखना था। मजीद बरा, हील लीजन के अरकान के पास नाकाबिल यकीन जंगी मेयार था। बेहतर सामान उन्हें इससे भी ज्यादा जंगी ताकत जाहिर करने में मदद देगा। हथियारों और सामान के अलावा सैफ अली ने बहुत सी कीमती अशिया हासिल की थीं। अब इसके पास कल 46 माना बैटल ईरे और कदीम दवा की 80 से ज्यादा बोतलें थीं। उसने 3 स्कल और स्पेल बक्स के 100 से ज्यादा सीट भी हासिल किए थे। मजमूई तौर पर ये तमाम अशिया पोवाइजन सिटी के करीब गिरने वाले हथियारों और सामान से भी ज्यादा कीमती थीं।
اپنے بیگ میں ان قیمتی اشیاء پر دھول جمع کرنے کے بجائے اس نے انہیں ٹیم میں تقسیم کر دیا جیسا کہ اس نے ہتھیاروں اور سامان کے ساتھ کیا تھا۔ تاہم اس نے مانا بیٹل ایرے سیکھنے کے لیے زیرو ونگ کے 46 ارکان کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے زیرو ونگ کے ان 50 سے زیادہ ارکان کو ایک ایک قدیم دوا دینے کا بھی فیصلہ کیا جو ٹروتھ ریلم میں داخل ہو چکے تھے۔ اس نے باقی ماندہ 20 سے زیادہ بوتلوں کی اکثریت ہیل لیجن، ڈارک ریپس وڈی کی بلیو رینبو اور ڈی ٹی سوسائٹی کے ایلڈر گولڈ کو دے دی۔ ہمیں بھی حصہ مل رہا ہے، بلیو رینبو نے پوچھا جیسے ہی سیف علی نے اسے دوا تھمائی۔ قدیم دوا مستقل طور پر کھلاڑیوں کے مانا کنٹرول کو بہتر بناتی تھی اور ان کے مانا باڈیز کو کھولنے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ جب تک کوئی بے وقوف نہ ہو وہ پہچان لے گا کہ قدیم دوا کتنی قیمتی ہے۔ اس کے گرنے کی شرح اب صرف اس لیے زیادہ تھی کیونکہ وہ پوائزن سٹی کی شروعات کر رہے تھے۔ ایک بار جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو گرنے کی شرح یقیناً بہت کم ہو جائے گی۔ اگر یہ اس پر ہوتا تو وہ کسی بھی قدیم دوا کا حصہ باہر والوں کے ساتھ شیئر نہ کرتی۔ بالکل، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں آپ کو مضبوط ہونے میں مدد کرنے جا رہا ہوں، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ دوسرے گلز کے ارکان ہوتے تو وہ قدیم دوا کے باقیات بھی نہ دیتا۔ تاہم ہیل لیجن، ڈارک ریپس وڈی اور ڈی ٹی سوسائٹی مختلف تھے، وہ زیرو ونگ کے اتحادی تھے۔ افسوس کی بات تھی کہ قدیم دوا کے گرنے کی شرح اتنی کم تھی اور وہ بہت زیادہ دینے کی سکت نہیں رکھتا تھا، ورنہ وہ ڈارک ریپس وڈی اور ڈی ٹی سوسائٹی کو زیرو ونگ کے حصے سے زیادہ دیتا۔ وہ راکشس جن سے وہ اس وقت لڑ رہے تھے وہ پوائزن سٹی کے بیرونی علاقوں میں سب سے کمزور تھے۔ اگر وہ سلیمان کی تلوار کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتا تھا تو اسے خفیہ زمین کی گہرائی میں سفر کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے پہلے ان لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جن کے جنگی معیار زیادہ تھے۔ بلیو رینبو اور ایلڈر گولڈ دونوں ڈومین ریلم تک پہنچنے کے قریب تھے۔ اگر وہ مضبوط ہو جاتے تو وہ ٹیم کی مجموعی جنگی طاقت میں زبردست اضافہ کر سکتے تھے۔ ٹیم کے ڈارک کھلاڑی سیف علی کا جواب سن کر پرجوش ہو گئے۔ انہیں قدیم دواؤں میں سے کسی کے ملنے کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ جاننا کہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کما سکتے ہیں یقیناً جشن منانے کے قابل تھا۔ گلڈ لیڈر، مجھے وہ مہر بند تلوار مل گئی ہے جس کا اپنے شہر کے اندر ذکر کیا تھا، فائر ڈانس نے اچانک ٹیم چیٹ میں اطلاع دی جبکہ سب آرام کر رہے تھے۔ لیکن کیا؟ سیف علی نے کریدا۔ سلیمان کی تلوار کا ٹکڑا پوائزن سٹی کے اندر تھا۔ درست طور پر کہوں تو یہ شہر کے اندر مہر بند تھا۔ اگر کھلاڑی اس کا دعویٰ کرنا چاہتے تھے تو انہیں پوائزن سٹی کو فتح کرنے کی حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں صرف تلوار کے ٹکڑے پر لگی مہر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ٹکڑوں میں سے جو سیف علی نے ابھی تک حاصل نہیں کیے تھے، یہ حاصل کرنا سب سے آسان تھا۔ آخر کار یہ نام نہاد ٹکڑا صرف لیول 100 کا ایپک ہتھیار تھا۔ سلیمان کی تلوار بہت طاقتور تھی، لیکن اس طاقت تک پہنچنے کے لیے کسی کو اس کے تمام 5 ٹکڑوں کے ساتھ اسے دوبارہ بنانا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ہتھیار کو دوبارہ بنانا اتنا مشکل تھا۔ 4 ٹکڑے حاصل کرنے کے بعد بھی کھلاڑیوں کے پاس صرف 4 ایپک ہتھیار ہوں گے۔ کچھ کو تو شاید یہ احساس بھی نہ ہو کہ ان کا ایپک ہتھیار در حقیقت سلیمان کی تلوار کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن وہاں 1/5 سوروڈ سینٹ اور 2/4 NPCs تلوار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ چیپٹر 2579 سرخ آنکھوں والا سوروڈ سینٹ۔ فائر ڈانس کی رپورٹ سن کر سیف علی کافی دیر تک خاموش رہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ NPCs 1/5 NPC اور 2/4 NPCs۔ اس کی معلومات کے مطابق پوائزن سٹی میں ایسے کوئی NPCs نہیں تھے۔ یہ مردوں کا شہر تھا۔ اس خفیہ زمین میں کوئی بھی زندہ مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے؟ گلڈ لیڈر فائر ڈانس نے پوچھا۔ انہیں 4 NPCs کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عددی برتری اور رنگ آف گوسپل کے اثرات کے ساتھ وہ 2/4 NPCs کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن 5 سوروڈ سینٹ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا ایک مذاق تھا۔ 5 سوروڈ سینٹ گارڈز ڈومین میں ایک اعلیٰ ترین ہستی تھا۔ یہاں تک کہ ریاستیں بھی ایسے فرد کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کریں گی، اور 1/5 سوروڈ سینٹ 3 کھلاڑیوں کو اتنی ہی آسانی سے مار سکتا ہے جیسے سبزیاں کاٹنا۔ 5 NPC کے جنگی معیار کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ وائڈ ریلم کے ماہرین کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ 5 NPC سے نمٹنے کے لیے انہیں مقابلے کا موقع پانے کے لیے کئی درجن مکمل مسلح 4 ماہرین کی ضرورت ہوگی۔
नहीं, अभी वहीं इंतजार करो, हम तुम्हें ढूंढने आएंगे, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। इसे पोवाइजन सिटी के अंदर सुलेमान की तलवार का टुकड़ा हासिल करने का सबसे ज्यादा यकीन था। इसे बाकियों के बारे में तकरीबन कोई मालूमात नहीं थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वो इस टुकड़े को अच्छी तरह देखे बगैर चला जाए। गेम के इस मरहले पर सिर्फ उसके पास सुलेमान की तलवार का टुकड़ा था। अगर उसने दूसरों से पहले बाकी टुकड़ों पर दावा करने के अपने मौका का फायदा न उठाया तो टुकड़े हासिल करना घास के ढेर में सुई तलाश करने जितना मुश्किल होगा। इन टुकड़ों में दूसरे टुकड़ों का पता लगाने का कोई तरीकाकार नहीं था। जब तक वो खिलाड़ी जिन्हें टुकड़ा मिला है वो हथियार की तशहीर न करें, इसे मालूम नहीं होगा कि उन्हें कहाँ तलाश करना है। यही वजह थी कि वो इतनी जल्दी में था। तलवार के टुकड़ों पर हाथ डालना इस वक्त निस्बतन आसान था, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचेंगे ऐसा करना तेजी से मुश्किल हो जाएगा। यही वजह थी कि लेजेंडरी अशिया इसकी माजी की जिंदगी में गैर मामूली तौर पर नायाब थीं, खास तौर पर लेजेंडरी हथियार। असल चीज को दोबारा बनाने के लिए जरूरी टुकड़े जमा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत काफी नहीं थी, किसी को खास तौर पर खुशकिस्मत होना पड़ेगा। बिलाशुबा इस उसूल का एक इस्तिस्ना था, खिलाड़ी कदीम किताबों पर भरोसा कर सकते थे। इन किताबों के साथ खिलाड़ी गॉड्स डोमेन के डेटाबेस में अपनी मतलूबा मालूमात तलाश कर सकते थे। ताहम कदीम किताबें तकरीबन इतनी ही नायाब थीं जितने लेजेंडरी हथियार, और दोबारा किसी को उसे तलाश करने के लिए खुशकिस्मत होना पड़ेगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद डार्क खिलाड़ियों की टीम हील लीजन और जीरो विंग के अरकान प्लाजा पहुंच गए। इसके मरकज में एक खुश्क फवारा खड़ा था। अगर कोई फवारे का बारीक बीनी से मुआयना करे तो उसे एक हल्का सा चमकता हुआ जादुई अरे मिलेगा जो फवारे में आधी दबी हुई मध्यम सुरमई लंबी तलवार को दबाता था। जादुई अरे के दबाव के बावजूद मध्यम तलवार ने अपने अर्द गिर्द की किसी भी जिंदगी को खत्म कर दिया था, जिससे शहर मौत की जमीन में बदल गया था। ये वाज़ेह था कि तलवार का असर उसे बांधने वाले जादुई अरे के बगैर और भी हैरान कुन होगा। 3 एनपीसीज मध्यम सुरमई तलवार के गिर्द खामोशी से खड़े थे, और सबसे आगे एक आंख वाला सुर्ख बालों वाला शख्स था जिसने बर्फ जैसी सफेद टोपी पहन रखी थी। एलोविस लेवल HP/ कमाल है, एक टाइटल याफ्ता सॉरोडसन। सैफ अली को जब इस एक आंख वाले शख्स को देखा तो उसे चक्कर आने लगे। 5 टाइटल याफ्ता एनपीसीज 5 एनपीसीज में बादशाहों की तरह थे। वो गार्ड्स डोमेन में मजिजाती कारनामों के जिम्मेदार थे। माजी में यहां तक कि 5 डोमेन रीलिम का माहिर भी 5 टाइटल याफ्ता एनपीसी को नाराज करने की जुर्रत नहीं करता था। सिर्फ 5 हीरोज उन अफराद का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन हीरोज के बरक्स टाइटल याफ्ता एनपीसीज अपने गैर मामूली बुनियादी औसाफ की वजह से नहीं, बल्कि अपने आला जंगी मेयार और धमाका खेज जंगी ताकत की वजह से ताकतवर थे। इस वजह से खिलाड़ी 5 हीरो के मुकाबले में 5 टाइटल याफ्ता एनपीसी का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार थे। और अब सैफ अली पोवाइजन सिटी एक लेवल 120 की खुफिया जमीन में ऐसे ही एक फर्द को घोर रहा था। सैफ अली के साथियों का सांस रुक गया जब उन्होंने एलोविस को देखा। शाही दारुल हुकूमतों के अंदर भी उन्होंने कभी ऐसा एनपीसी नहीं देखा था। अगर वो इस शख्स के दुश्मन बन गए तो उनकी किस्मत पर मेहर लग जाएगी और उन्हें अपने अकाउंट्स डिलीट करने पड़ सकते हैं, सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही सैफ अली हिचकिचा रहा था कि आया उसे सुलेमान की तलवार के टुकड़े के लिए अपना जाती मिशन जारी रखना चाहिए या नहीं, एलोविस मुड़ा और इस दीवार की तरफ देखा जिसके पीछे इसकी टीम छपी हुई थी। तुम काफी देर से देख रहे हो, सामने आओ, एलोविस ने सुकून से मुतालबा किया। जिस लम्हे सुर्ख आंखों वाले सॉरुड सेनेट ने बात की, हर एक ने अपने ऊपर एक बेमिसाल दबाव महसूस किया। ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड ने अपनी जिबिल्लत के खिलाफ जिदोजहद की जो उन्हें भागने के लिए चीख रही थी। वो महसूस कर सकते थे कि ये एनपीसी कितना ताकतवर है। अगर उन्होंने इसे नाखुश किया तो एलोविस गार्ड्स डोमेन में उनकी तमाम तरक्की को बेकार कर सकता है। ऐसे वाकयात माजी में डार्क वर्ल्ड में एक से ज्यादा बार हो चुके थे, और यही वजह थी कि दूसरी दुनिया के डार्क खिलाड़ी 5 एनपीसीज को नाराज करने या उनके करीब जाने की जुर्रत नहीं करते थे। दरहकीकत ज्यादातर खिलाड़ी फाल तौर पर 4 एनपीसीज से बचते थे। हिलना मत, सैफ अली ने अचानक टीम चीक में चीख कर कहा। लेकिन गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, वो एक 5 एनपीसी है, एल्डर गोल्ड ने कहा। वो किसी एनपीसी शहर में नहीं थे
और मैदानों में एनपीसीज खास तौर पर नाकाबिल पेश गोई थे। जरा सी गलती एक नाकाबिल बयान तबाही का बाइस बन सकती थी। मैं जानता हूं, लेकिन इसने हमें पहले ही ढूंढ लिया है। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो वो हमें जाने नहीं देगा। सैफ अली ने एल्डर गोल्ड को तल्ख मुस्कुराहट देते हुए कहा, हमारा बेहतरीन ऑप्शन वही करना है जो वो कहता है। कभी भी T5 टाइटल याफ्ता एनपीसी को उकसाने की कोशिश न करें। गॉड्स डोमेन के किसी भी खिलाड़ी को T5 टाइटल याफ्ता एनपीसी की ताकत का बेहतर अंदाजा नहीं था। एक बार जब ऐसे एनपीसी ने उन्हें ढूंढ लिया तो बच निकलने का कोई मौका नहीं था। यहां तक कि T5 डोमेन रीलिम के माहिरीन को भी T5 टाइटल याफ्ता एनपीसी से आगे निकलने की जमानत नहीं दी जा सकती थी। मजीद बरआं, एलोविस की नकलो हरकत महदूद नहीं थी जैसे डेमन गार्ड के फैंटम की थी। अगर यह शख्स चाहता तो सैफ अली स्पेस मूवमेंट स्पेशल गेट को फ़आल करने से पहले ही मर जाता। मैं समझ गया। कानों में इंतबा गूंजने के साथ एल्डर गोल्ड ने भागने का कोई भी ख्याल तर्क कर दिया। जैसा कि सैफ अली ने कहा था, T5 एनपीसी की नकलो हरकत की रफ्तार को कम नहीं समझा जाना चाहिए। मजीद बरआं, एनपीसीज T4 तक पहुंचने के बाद उड़ने की सलाहियत हासिल कर लेते थे। इन जैसे T3 खिलाड़ी भला ऐसे वजूद से आगे निकलने की उम्मीद कैसे कर सकते थे। मजीद बरआं, T5 सॉरुड सेनेट भागने की किसी भी कोशिश को अपने इख्तियार के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखेगा। ऐसी गलती करने का नतीजा एनपीसी के पास बराह रास्त जाने से कहीं ज्यादा संगीन होगा। सैफ अली की क़यादत में टीम इस छोटी गली से निकली जिसने कोर फराहम किया था और सुर्ख आंखों वाले सॉरुड सेनेट के पास पहुंची। सलाम, मुअज़्ज़ज़ सॉरुड सेनेट। हम यहां इस खुफिया जमीन को तलाश करने आए हैं और इत्तिफाकना इस जगह को दरियाफ्त किया। बरा करम हमारी मुदाखलत के लिए हमें मुआफ़ कर दी। सैफ अली ने एहतराम के साथ एलोविस से माजरत की, जो इस वक्त फवारे के सामने बैठा था। इस खुफिया जमीन को तलाश कर रहे हो? एलोविस मुस्कुराया। एनपीसी का लहजा फिर सर्द हो गया जब इसने बात जारी रखी, तुम इस तलवार के लिए आए हो, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी फौज की कमान कौन कर रहा है? कत्ल का इरादा? ये एक हकीकी T5 टाइटल याफ्ता एनपीसी का कत्ल का इरादा था। जब एलोविस का लहजा सर्द हुआ, सैफ अली और उसकी पूरी टीम ने महसूस किया कि उन पर दबाव बढ़ गया है। इन सब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आज़ा से सीसे के वजन बांध दिए गए हों और हर एक को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बर्फानी जहन्नम में गिर गए हों। इसी वक्त उन्होंने सिस्टम के नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला सुना। सिस्टम वार्निंग, वार्निंग। सिस्टम अपने एपिक इवेंट क्रिम्सन ते को मुतहर्रिक कर दिया है। सिस्टम आपके पास फैसला करने के लिए 30 सेकंड हैं। एलोविस, सुर्ख आंखों वाले सॉरुड सेनेट को मार डालें, मौत की सजा कबूल करें। चैप्टर 2580 तलवार की महर खत्म, आफत नाजिल हुई। सैफ अली समेत टीम के हर फर्द के चेहरे पर सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर संजीदगी छा गई। बात यहां तक कैसे पहुंच गई? ये एनपीसी पागल है। मैजिक फ्लैश ने फौरन मायूस होना शुरू कर दिया। जब भी खिलाड़ी गार्ड्स डोमेन में कोई इवेंट मुतहर्रिक करते थे, बशमूल एपिक इवेंट्स, सिस्टम उन्हें पहले से वार्निंग नहीं भेजता था। अगर सिस्टम भी उन्हें वार्निंग दे रहा था तो उसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, यकीनी मौत। मजीद बरआं, उन्हें किसी आम मौत का खतरा नहीं था, बल्कि उनकी रूहें मिटा दी जाएंगी, गार्ड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर निकाल दी जाएंगी। उन्हें बिल्कुल शुरू से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। यहां तक कि हील रश को भी अपनी तबाही नजर आ रही थी। मैजिक फ्लैश और डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के दीगर अरकान का तो जिक्र ही किया है। आम मौत भी हील लीजन के अरकान के लिए परेशानी का बाइस थी। अगर उन सब को नए अकाउंट्स शुरू करने पड़े तो गार्ड्स डोमेन में उनका करियर खत्म हो जाएगा। इसके आला हुक्काम उसे इसके लिए मार भी सकते थे। गिल्ड लीडर, आइए अलग होकर भागते हैं। सिर्फ एक T5 एनपीसी है, वो हम सबको नहीं पकड़ सकता। खुशकिस्मत लोग महफूज तरीके से निकल सकते हैं, बिलू फरोसक ने मशवरा दिया। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, फरार। चाहे वो सुर्ख आंखों वाले सॉरुड सेनेट से लड़ने का इंतखाब करें या अपनी मौत की सजा कबूल करें, उनका अंजाम एक ही होगा। उन्हें तीसरे ऑप्शन की तरफ जाना था। क्या वाकई हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है? जैसे ही सैफ अली ने एलोविस के कत्ल के इरादे को मजबूत होते हुए महसूस किया, वो हक्का बका रह गया। वो सिर्फ लेवल 120 की खुफिया जमीन पर आए थे, फिर भी मैन गार्ड सिस्टम ने ऐसा मुज़हका खेज जाल बिछाया था।
इंसानी एनपीसीज डेमन गॉड्स से मुख्तलिफ थे। वो बगैर किसी अच्छी वजह के खिलाड़ियों के लिए मौत का जाल नहीं बिछाते। अगर वो ऐसा करते भी थे तो वो आमतौर पर खिलाड़ियों को जिंदा बचने का मौका देते थे। क्या मुझसे कोई सुराग छूट गया? सेकंड गुजरते गए और सैफ अली गहरी सोच में डूब गया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या मंसूबा है? हमारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। सिस्टम क्लॉक पर सिर्फ 10 सेकंड बाकी रहने पर एल्डर गोल्ड और ब्लू रेनबो ने बेचैनी से सैफ अली को उकसाया। जल्दबाजी में काम करना सिर्फ एक खौफनाक नतीजे का बाइस बनेगा। टीम का बेहतरीन मौका बैक वक्त हरकत करना था, लेकिन 20 सेकंड से ज्यादा गुजरने के बाद भी सैफ अली बेहिस्सो हरकत रहा। ये उन्हें पागल कर रहा था। जब सिर्फ 5 सेकंड बाकी रह गए, डॉर्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के अरकान बेचैन हो गए। ताहम इससे पहले कि वो अलग होकर भागते, सैफ अली ने हरकत की। सबकी हैरत और उलझन के लिए उसने एलोविस के पास जाने की पहल की। मुअज़्ज़ज़ सॉरुड सेनेट, हमारा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था और हम यहां किसी के हुक्म पर नहीं आए। ये महज एक इत्तेफाक है। अगर आप मुझ पर यकीन करने से इनकार करते हैं तो मैं आपको आसमानी देवी के नाम पर चैलेंज करूंगा, सैफ अली ने ऐलान किया जब वो सुर्ख आंखों वाले सॉरुड सेनेट के पास पहुंचा। इसके ऐलान के बाद पूरे प्लाजा में खामोशी छा गई। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आप पागल हो गए हैं? ब्लू रेनबो ने हैरत से सैफ अली को घूरा जब उसने चैलेंज जारी किया। वो एक टर-5 टाइटल याफ्ता सॉरुड सेनेट है। गिल्ड लीडर ब्लू फ्रोसट ने भी सैफ अली को देखा। वो बिल्कुल हैरान था। टर-5 एनपीसी कोई मामूली हरीफ नहीं था। गार्ड्स के रुपोश होने के साथ टर-5 एनपीसीज गार्ड्स डोमेन के उरूज पर खड़े थे। मौजूदा टर-3 खिलाड़ी के तौर पर सिर्फ टर-5 एनपीसी से बच निकलना ही मौजिज़ा होगा, चैलेंज करना तो दूर की बात है। तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? एलोविस हंसा। मुझे डर है कि तुम अभी ऐसी लड़ाई के अहल नहीं हो, नौजवान। बिलाशुबा मैं काफी खुले ज़हन का हूं। चूंकि तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम किसी के हुक्म पर नहीं चल रहे, इसलिए मैं तुम सबको एक मौका दूंगा। एलोविस को एक और ऑप्शन पेश करते हुए सुनकर टीम के अरकान ने गहरा सांस लिया। उनकी आंखें सैफ अली पर जिमी हुई थीं। ये वाकई मुमकिन है? ब्लू रेनबो हैरत से बड़बड़ाए। वो मौत के दहाने पर थे, फिर भी सैफ अली के बयान ने बका का रास्ता खोल दिया था। इसकी हिम्मत और सलाहियतें हैरत अंगेज थीं। ये मुमकिन है? सिस्टम नोटिफिकेशन एक इशारा था। अगरचे टर-5 सॉरुड सेनेट को शिकस्त देना पहली नज़र में नामुमकिन लगता है, लेकिन इस लफ्ज़ के बहुत से मानी है। सिस्टम ने कभी ये वाज़े नहीं किया कि उसे शिकस्त देने के लिए हमें इसे मारना होगा, इसलिए हमें इसे शिकस्त देने के लिए एनपीसी से टकराने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंज जारी करना इस मसले का बेहतरीन हल था, एल्डर गोल्ड ने कहा। हकीकत इस पर वाज़े हुई जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशंस को दोबारा पढ़ा। उसने फिर अपनी नज़रें सैफ अली की तरफ मोड़ी और बात जारी रखी। ताहम ब्लैक फुलियम नाकाबिल यकीन है। ऐसी कशीदा सूरत हाल में भी उसने इस मसले का सही हल ढूंढ लिया। इस शख्स की हिम्मत कितनी है? क्या वो वाकई सोचता है कि वो टर-5 सॉरुड सेनेट को शिकस्त दे सकता है? एलोविस के कत्ल का इरादा कोई मजाक नहीं था। यहां तक कि एक चोटी के माहिर के तौर पर एल्डर गोल्ड ने महसूस किया कि जब उसे मोहलिक तवानाई का सामना करना पड़ा तो उसका ज़हन सुन हो गया। वो भागने की ख्वाहिश से आगे नहीं बढ़ सका। मंतिकी तौर पर डोमेन रीलिम के माहिर को कत्ल के इरादे से किसी और के मुकाबले में ज़्यादा महफूज नहीं होना चाहिए था। आखिरकार खौफ तमाम मखलूक़ात के लिए एक बुनियादी जिबिल्लत है। ताहम सबके सुकून का सांस लेने के बाद एलोविस ने बात जारी रखी। एक मलून सिटी लॉर्ड पोवाइजन सिटी चलाता है। चूंकि तुम इस शहर को तलाश करने आए हो, इसलिए इसका सामना करना नागुज़ीर है। मैं तुमसे जो चाहता हूं वो सादा है। सिटी लॉर्ड को कत्ल करो और उसे इसकी लानत से आज़ाद करो। इस काम को पूरा किए बगैर तुम में से कोई भी इस शहर से नहीं जाएगा। अगर तुमने कोशिश की तो मैं ज़ाती तौर पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सस्तुम मुबारक हो। अपने उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट बिगनिंग ऑफ दी एंड कबूल कर लिया है। क्वेस्ट का मवाद पोवाइजन सिटी के सिटी लॉर्ड को कत्ल करे। अगर खुफिया ज़मीन के अंदर तमाम खिलाड़ी मारे जाते हैं तो तमाम रूहें मिटा दी जाएंगी। इनामात नामालूम हैं। अपना नया काम सुनकर टीम के अरकान के उदास तासुरात वापस आ गए। एक उनफेरियर लेजेंडरी क्वेस्ट। मजीद बरा
इस क्वेस्ट के लिए इन्हें लेवल 120 की खुफिया जमीन को फतह करने की जरूरत थी। लेवल 120 की खुफिया जमीन को फतह करना कहने से कहीं ज्यादा आसान था। उनकी टीम की मौजूदा ताकत के साथ ऐसा करने में तकरीबन 15 दिन लगेंगे। नाकामी का भी इम्कान था। लेवल 120 की खुफिया जमीन पर छापा मारना लेवल 120 के सपर लार्ज स्केल हील मोड टीम डंजन जितना ही मुश्किल होगा। हथियारों और सामान की आला जरूरियात के अलावा खिलाड़ियों को काफी जंगी मेयार की जरूरत होगी। इससे भी बदतर बात यह थी कि वो कामयाब होने तक खुफिया जमीन नहीं छोड़ सकते थे। इससे पहले कि वो इस अचानक पेशरफ्त को समझ पाते, सुर्ख आंखों वाले सौरुड सेनेट ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पथरीली जमीन पर पिच ब्लैक 3 फोल्ड जादुई अरे नमूदार हुए, जिनसे घनी मौत की तवानाई खारिज हो रही थी। अचानक शानदार आर्मर में मलबूस एक 2 मीटर लंबा शख्स मोहलिक तवानाई के बादल से निकला। क्रोडिया लेवल 120 HP 3/700/3/700/000 का वो खुफिया जमीन का फाइनल बास है। हील रश की रंगत उड़ गई जब उसकी आंखें सिटी लॉर्ड पर टुक गईं। उनकी टीम के लिए भी लेवल 120 के मीथक राकुशस को शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी लेवल का सुपीरियर मीथक एक कुदरती आफत से कम नहीं था। लेवल 120 के 3 माहिरीन की 3000 मजबूत फौज भी ऐसी मखलूक के लिए वार्म अप से ज्यादा नहीं होगी। 1000 की टीम तो दूर की बात है। इस रैंक के राकुशस अपने ताकतवर डबमेंस को कंट्रोल करते थे। इसी लेवल के खिलाड़ियों का उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। जबकि टीम क्रोडिया के अदादुशुमार देखकर हैरान थी, सिटी लॉर्ड खुश्क फवारे के पास पहुंचा और रुकावट के पार हाथ बढ़ाया। उसने मध्यम सुरमई तलवार का दस्ता पकड़ा और इसे पत्थर से बाहर खींच लिया। जैसे ही क्रोडिया ने लंबी तलवार को उसके कैद खाने से निकाला, तलवार की मौत की तवानाई उसके गिरदोनवा में भरने लगी। सियाधुंध का घना बादल टीम की तरफ बढ़ा और खिलाड़ी पीछे हट गए। सियाधुंध ने जिस चीज को भी छुआ इसे गला दिया और यहां तक कि जमीन भी गुलसड़ गई, जो वाज़े तौर पर मध्यम सुरमई रंग में बदल गई। तुम शुरू कर सकते हो, एलोविस की नर्म आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया जब उसने सैफ अली और दूसरों की तरफ देखा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।